साल 1520 ओटोमन साम्राज्य इस समय दुनिया की सबसे विशाल और खूंखार ताकतों में से एक था। इस साम्राज्य के तखत पर एक ऐसा सुल्तान मौजूद था जिसके नाम से ही यूरोप और एशिया के राजा खौफ खाते थे। उसका नाम था सुल्तान सलीम प्रथम, जिसे इतिहास में सलीम द ग्रिम, खूंखार सलीम कहा जाता है। सलीम इतना बेरहम था कि उसने तख्त हासिल करने के लिए अपने ही भाइयों और भतीजों का कत्ल करवा दिया था। उसने महज 8 साल के शासनकाल में अपने साम्राज्य को 3 गुना विशाल कर दिया था। उसने मिस्र, इजिप्ट और इस्लाम के पवित्र शहरों मक्का और मदीना पर अपना कब्जा जमा लिया था। उसकी खूंखार सेना में लगभग 1 लाख एलीट सैनिक हर वक्त मौत का तांडव करने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन मौत किसी सुल्तान या राजा का रुतबा नहीं देखती। 22 सितंबर 1520 को एक भयंकर इन्फेक्शन के कारण 49 साल की उम्र में इस खूंखार शेर ने अपनी आखिरी सांस ली। सलीम की मौत की खबर को पूरे साम्राज्य से बिल्कुल खामोशी से छुपा लिया गया। वजीर आजम ग्रैंड विजियर को मालूम था कि अगर यह खबर सेना में फैल गई तो भयंकर बगावत हो सकती है और साम्राज्य में आग लग सकती है। उन्होंने एक खुफिया पैगाम तुरंत एक 26 साल के नौजवान की तरफ भेजा। यह पैगाम मनिसा शहर के गवर्नर के पास गया। यह गवर्नर कोई और नहीं, सुल्तान सलीम का इकलौता जिंदा बेटा सुलेमान था। सलीम ने अपने बाकी सभी बेटों को मौत के घाट उतार दिया था ताकि उसके मरने के बाद तख्त के लिए सुलेमान को किसी भाई से जंग ना करनी पड़े। सुलेमान अपने पिता से बिल्कुल अलग था। वो खूंखार नहीं बल्कि बहुत ही शांत, अक्लमंद और न्यायपसंद था। उसने कविता, विज्ञान और इतिहास की बहुत गहरी तालीम हासिल की थी। जैसे ही सुलेमान को वो खत मिला, वो अपने सबसे तेज अश्व हॉर्स पर सवार होकर सीधा राजधानी इस्तांबुल की तरफ निकल गया। 30 सितंबर 1520 सुलेमान इस्तांबुल के मशहूर टोपकापी महल, टोपकापी पैलेस में दाखिल हुआ। पूरे साम्राज्य को अब अपने पुराने सुल्तान की मौत की खबर मिल चुकी थी। जेनिसरीज, जो ओटोमन साम्राज्य की सबसे खूंखार और एलीट पैदल सेना थी, उन्होंने अपनी तलवारें नीचे की और नए सुल्तान के सामने झुक गए। 26 साल के सुलेमान ने तख्त पर अपना कब्जा जमा लिया। उसे किसी भाई का खून नहीं बहाना हुआ, जो ओटोमन इतिहास में एक बहुत ही अनोखी बात थी। वो अब दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर साम्राज्य का 10वां सुल्तान बन चुका था। यूरोप के राजाओं ने जब सुना कि खूंखार सलीम मर गया है और एक 26 साल का शांत नौजवान तख्त पर बैठा है, तो उन्होंने खुशी मनाई। उन्हें लगा कि ये नया सुल्तान एक कमजोर इंसान है और अब वो चैन की सांस ले सकते हैं। वेनिशियन राजदूत ने भी खत में लिखा, शेर की जगह एक शांत मेमना लैम आ गया है। लेकिन सुलेमान ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उसका पहला फैसला खून खराबे का नहीं बल्कि न्याय का था। उसके पिता सलीम ने मिस्र के 600 व्यापारियों को बेकसूर होने के बावजूद जेल में कैद रखा था। सुलेमान ने उन सबको आजाद कर दिया और उन्हें बहुत सारा मुआवजा, कॉम्पेंसेशन दिया। उसने जबरदस्ती छीना गया सामान वापस कर दिया। अपनी इसी न्याय वाली फितरत की वजह से उसे अपनी जनता के बीच सुलेमान द लॉ गिवर, सुलेमान कानूनी, न्याय करने वाला का नाम मिला। ऐतिहासिक और दिलचस्प तथ्य, भाई सुल्तान सलीम सुलेमान का पिता खजाना जमा करने का इतना विशाल दीवाना था कि जब वो मरा तो इस्तांबुल का खजाना सोने और चांदी से छलक रहा था। उसने उस खजाने के दरवाजे पर अपनी शाही मोहर सील लगाई थी और एक वसीयत लिखी थी, मेरे वंश में जो भी सुल्तान मेरे इस खजाने से ज्यादा दौलत जमा करेगा वो इस दरवाजे पर अपनी मोहर लगा सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं कर पाया तो कयामत तक इस खजाने पर सिर्फ मेरी मोहर ही रहेगी। हैरानी की बात यह है कि सुलेमान से लेकर ओटोमन साम्राज्य के आखिरी सुल्तान तक कोई भी सलीम के खजाने को पार नहीं कर सका और उस दरवाजे पर हमेशा उसी खूंखार सलीम की मोहर मौजूद रही। साल 1520 का अंत
सुलेमान ने इस्तांबुल के तख्त पर काबी होने के बाद यूरोप के सभी राजाओं को अपना पैगाम भेजा। उसका मकसद था उन्हें यह बताना कि ओटोमन साम्राज्य का नया मालिक आ चुका है। उसने अपना एक बहुत ही आस दूत ऑनवॉय, जिसका नाम बहरम जोश था, हंगरी के राजा लुइस द्वितीय के पास भेजा। हंगरी उस समय यूरोप का सबसे मजबूत देश था, जो ओटोमन साम्राज्य और ईसाई यूरोप क्रिसेंडम के बीच एक दीवार बनकर मौजूद था। राजा लुइस बहुत ही जवान और घमंडी था। उसे लगा कि सुलेमान तो नया और कमर सुल्तान है, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। घमंड में चूर होकर लुइस ने एक ऐसी भयंकर भूल कर दी जिसने यूरोप का इतिहास बदल दिया। लुइस ने सुलेमान के उस बेकसूर दूत का सिर कलम करवा दिया और उसकी लाश को इस्तांबुल वापस भेज दिया। एक दूत का कत्ल करना दुनिया के हर कानून में साक्षात युद्ध का ऐलान माना जाता था। जब सुलेमान ने अपने दूत की लाश देखी तो उसका वो शांत चेहरा एक खूंखार दानव में बदल गया। उसने अपनी शमशीर सोर्ड म्यान से बाहर निकाली और अपने वेरों को हुक्म दिया, हंगरी ने अपनी मौत को आवाज दी है, हम यूरोप के दिल पर हमला करेंगे। सुलेमान का निशाना कोई आम शहर नहीं था, उसका निशाना था बेलग्रेड। बेलग्रेड को यूरोप का दरवाजा कहा जाता था। अगर कोई सेना बेलग्रेड को जीत ले तो उसके लिए पूरे यूरोप, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी के रास्ते साफ हो जाते थे। लेकिन बेलग्रेड को जीतना नामुमकिन माना जाता था। यह शहर सावा और डैन्यूब नाम की दो बहुत विशाल नदियों के संगम कॉन्फ्लुएंस पर बसा था। इसके तीन तरफ पानी का तेज बहाव था और चौथी तरफ आसमान को छूती हुई फौलादी दीवारें मौजूद थीं। बेलग्रेड का खौफ इतना ज्यादा था कि सुलेमान के परदादा महान सुल्तान महमेद द कॉन्करर, जिसने इस्तांबुल कुस्तुनतुनिया जीता था, वो भी 1456 में बेलग्रेड की दीवारों से टकराकर हार मानकर वापस लौट आए थे। जो काम ओटोमन इतिहास का सबसे महान विजेता नहीं कर सका, उसे अब 26 साल का यह नया सुल्तान करने वाला था। मई 1521 इस्तांबुल से एक ऐसा हुजूम निकला जिसे देखकर मीन कांपने लगी। सुलेमान ने 1 लाख से ज्यादा खूंखार सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार की थी। यह कोई आम सेना नहीं थी। इसमें 30,000 से ज्यादा ऊंट, कैमल्स और 10 हगारियां शामिल थीं, जो बारूद और रसद सप्लाईज ढो रही थीं। इसके साथ ही सुलेमान ने 300 विशाल तोपें, कैनन्स, अपने साथ ली थीं। ये तोपें इतनी भारी थीं कि इन्हें खींचने के लिए सैकड़ों बैलों का इस्तेमाल होता था। सुलेमान ने एक बहुत ही जीनियस चाल चली। उसने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांट दिया। यूरोप के जासूसों को समझ ही नहीं आया कि सुल्तान असल में हमला कहां करने वाला है। जब तक राजा लुइस को पता चलता कि निशाना बेलग्रेड है, तब तक सुलेमान की तोपें शहर की दीवारों के बाहर तैनात हो चुकी थीं। अगस्त 1521 बेलग्रेड का खौफनाक घेराव शुरू हुआ। सुलेमान ने सबसे पहले शहर को नदियों की तरफ से पूरी तरह ब्लॉकेड कर दिया ताकि उन्हें कोई मदद ना मिल सके। उसने डैन्यूब नदी में अपने युद्ध पोत वॉरशिप्स उतार दिए। फिर शुरू हुई ओटोमन तोपों की आग की बारिश। दिन रात बिना रुके उन 300 भारी तोपों ने बेलग्रेड की फौलादी दीवारों पर इतने गोले बरसाए कि शहर के अंदर दिन में भी धुएं का अंधेरा छा गया। हंगरी का राजा लुइस अपनी ऐश ओ आराम की जिंदगी में व्यस्त था। उसने बेलग्रेड की मदद के लिए एक भी सैनिक नहीं भेजा। बेलग्रेड के अंदर सिर्फ 7,000 बहादुर सैनिक मौजूद थे, जो 1 लाख ओटोमन सैनिकों का सामना कर रहे थे। सिनेमैटिक एक्शन। सुलेमान के एलीट जनिसरी सैनिक भूखे भेइयों की तरह दीवारों पर चढ़ने लगे। शहर के रक्षकों ने उन पर उबलता हुआ तेल और आग फेंकी। कई हदों तक भयंकर खून बहता रहा। सावा नदी का पानी खून से लाल हो गया था, लेकिन बिना किसी बाहरी मदद के और सुलेमान की लगातार तोपों की मार से बेलग्रेड की दीवारें आयरकार टूटने लगीं। शहर के अंदर खाना और बारूद पूरी तरह तम हो गया था। 29 अगस्त 1521 को शहर के रक्षकों ने अपने हथियार मीन पर रख दिए और सुलेमान के सामने अपनी हार मान ली। सुलेमान एक विजेता की तरह अपने सजेद अश्व पर सवार होकर बेलग्रेड के अंदर दाखिल हुआ।
उसने सबसे पहले शहर के मुख्य चर्च को एक मस्जिद में तब्दील करने का हुक्म दिया और वहां अपनी पहली नमाज अदा की। बेलग्रेड जीत लिया गया था। जिस शहर ने ओटोमन साम्राज्य को दशकों तक रोके रखा था, आज वो 26 साल के उस कमूर सुल्तान के कदमों में था। पूरे यूरोप में दहशत की लहर दौड़ गई। अब उन्हें समझ आ गया था कि ओटोमन तख्त पर कोई मेमना नहीं, बल्कि साक्षात मौत का फरिश्ता बैठा है। ऐतिहासिक और खुफिया तथ्य। भाई, इस घेराव का सबसे माइंड ब्लोइंग और खौफनाक सच वो है जो आम लोगों को पता ही नहीं होता। बेलग्रेड की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि सिर्फ तोपों से उन्हें गिराना नामुमकिन था। इसलिए सुलेमान ने अपनी एक उहिया और स्पेशल मिलिट्री यूनिट का इस्तेमाल किया, जिसे लैगिम सिलर द ऑटोमन सैपर्स माइनर्स कहा जाता था। यह यूनिट सिर्फ जमीन के नीचे काम करती थी। इन सैनिकों ने बेलग्रेड की दीवारों के बिल्कुल नीचे कई मीलों लंबी और गहरी सुरंगें टनल्स खोदी। जब बेलग्रेड के रक्षकों को आवाज आई तो उन्होंने भी अपनी सुरंगें खोदी ताकि उन्हें रोका जा सके। इतिहास का सबसे खौफनाक नहारा जमीन के नीचे हुआ। ओटोमन और ईसाई सैनिकों के बीच जमीन के नीचे एकदम घुप अंधेरे में फावों, शोवल्स और चाकुओं से भयंकर जंग हुई। आखिरकार ओटोमन माइनर्स ने दीवारों के ठीक नीचे भारी मात्रा में बारूद बिछाकर एक भयंकर विस्फोट एक्सप्लोजन किया, जिससे बेलग्रेड की वो अजेय दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं, जमीन के नीचे लही गई। ये हो गया जंग इतिहास की सबसे भयानक और गुमनाम दास्तानों में से एक है। बेलग्रेड की विजय ने सुलेमान को पूरी दुनिया में अमर कर दिया, लेकिन सुलेमान की प्यास अभी शांत नहीं हुई थी। यूरोप का मीनी दरवाजा टूट चुका था, लेकिन भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी में एक ऐसा दुश्मन मौजूद था जो ओटोमन जहांों को लगातार लूटता था और सुलेमान की ताकत को चुनौती देता था। यह दुश्मन कोई देश नहीं था, ये क्रिश्चियन शूरवीरों का एक बहुत ही खूंखार और कट्टर ग्रुप था, जिसे नाइट्स हॉस्पिटलर कहा जाता था। और इनका कब्जा समंदर के बीचों बीच मौजूद एक ऐसे द्वीप आइलैंड पर था जिसे जीतना इंसानों के बस की बात नहीं मानी जाती थी। जब सुलेमान 1,50,000 सैनिकों और 400 जहांों के साथ रोड्स द्वीप पर हमला करेगा, एक ऐसी जंग जहां शूरवीर अपनी आखिरी सांस तक लेंगे और समंदर का सीना तोपों की आग से छलनी हो जाएगा। तैयार हो जा भाई, अब जमीन के बाद समंदर पर तबाही मचने वाली है। साल 1522। बेलग्रेड की महा विजय के बाद सुलेमान इस्तांबुल वापस आ चुका था, लेकिन उसके साम्राज्य के व्यापारिक रास्तों ट्रेड रूट्स पर एक बहुत विशाल कांटा मौजूद था। मिस्र, इजिप्ट से इस्तांबुल आने वाले जहां हों और मक्का जाने वाले बेकसूर मुस्लिम तीर्थयात्रियों पिलग्रिम्स को समंदर में लूटा जा रहा था। यह लूटपाट कोई आम समुद्री लुटेरे नहीं कर रहे थे। यह काम एक बहुत ही कट्टर और खूंखार ईसाई सैन्य दल कर रहा था, जिसे नाइट्स हॉस्पिटलर कहा जाता था। इन शूरवीरों का मुख्य ठिकाना समंदर के बीचों बीच मौजूद एक द्वीप था, रोड्स का किला उस समय पूरी दुनिया का सबसे मजबूत और अभेद्य इम्प्रेग्नेबल किला माना जाता था। इसकी दीवारें इतने भारी और विशाल पत्थरों से बनी थीं कि कोई भी तोप उन्हें नष्ट नहीं कर सकती थी। सुलेमान को मालूम था कि उसके महान परदादा सुल्तान महमेद द्वितीय ने भी 1480 में इस रोड्स द्वीप को जीतने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें नाकाम होकर वापस इस्तांबुल लौटना था। जो काम ओटोमन साम्राज्य का सबसे महान विजेता नहीं कर सका, 27 साल के सुलेमान ने कसम खाई कि वो उसे पूरा करके दिखाएगा। सुलेमान ने रोड्स के ग्रैंड मास्टर सेनापति, जिनका नाम फिलिप विलियर्स डे लिसल एडम था, उनको एक पैगाम भेजा। रोड्स, मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें शांति से जाने दूंगा। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारे द्वीप को खून से नहला दूंगा। ग्रैंड मास्टर विलियर्स एक बहुत ही खूंखार और अनुभवी योद्धा थे। उन्होंने सुलेमान के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। गर्मियों का मौसम था। 26 जून 1005 122 को समंदर के उस पार से एक ऐसा नारा दिखा जिसने रोड्स के नाइट्स की रूह कंपा दी। सुलेमान 400 से ज्यादा युद्ध पोतों, वॉरशिप्स
का एक विशाल बेगा लेकर समंदर में मौजूद था और उसके साथ जमीन पर 1,50,000 खूंखार ओटोमन सैनिकों का हुजूम था। इनके सामने रोड्स के अंदर सिर्फ 7,000 बहादुर शूरवीर, नाइट्स और स्थानीय सिपाही मौजूद थे। सुलेमान ने अपनी भारी तोपों को शहर की विशाल दीवारों की तरफ तैनात किया। दिन रात बिना रुके तोपों से भयंकर बमबारी शुरू हो गई। आसमान धुएं से काला हो गया, लेकिन नाइट्स भी हार मानने वालों में से नहीं थे। जब भी ऑटोमन सैनिक दीवारों पर कब्जा करने के लिए सियां लगाते, तो रोड्स के रक्षक उन पर उबलता हुआ तेल और अपना सबसे खौफनाक हथियार ग्रीक फायर फेंकते। ग्रीक फायर एक ऐसा ज्वलनशील तरल फ्लैमेबल लिक्विड था जो पानी पर भी आग लगाता था और इंसान के शरीर को पल भर में राख कर देता था। सुलेमान के हारों सैनिक उन दीवारों के नीचे जलकर भस्म हो गए। महीनों बीत गए, लेकिन रोड्स की दीवारें टस से मस नहीं हुईं। सर्दियां करीब आ रही थीं और सुलेमान की सेना में बीमारियां फैलने लगी थीं। सुलेमान ने फिर से अपनी वो गोया और जीनियस चाल चली जो उसने बेलग्रेड में इस्तेमाल की थी। उसने अपने माइनर्स लैगिम सिलर को हुक्म दिया कि वो दीवारों के नीचे सुरंगें, टनल्स बनाए। 4 सितंबर 1522 को रोड्स के सबसे मजबूत बुर्ज इंग्लैंड के टावर के ठीक नीचे ऑटोमन सैनिकों ने भारी मात्रा में बारूद बिछाकर एक भयंकर विस्फोट किया। मीन कांप उठी और वो विशाल दीवार ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ऑटोमन सैनिक एक तूफान की तरह उस रास्ते से अंदर घुसे। दोनों तरफ से तलवारों और भालों से ऐसी खूंखार जंग हुई कि रोड्स की मिट्टी खून से लाल हो गई। ग्रैंड मास्टर विलियर्स खुद अपनी शमशीर लेकर पहली कतार में मौजूद थे और उन्होंने ऑटोमन सेना को वापस धकेल दिया। दिसंबर का महीना आ गया। सर्दी बहुत भयंकर थी। रोड्स के अंदर खाना, बारूद और उम्मीद पूरी तरह तम हो चुकी थी। 7,000 में से बस चंद सैनिक ही इंदा बचे थे। ग्रैंड मास्टर विलियर्स को समझ आ गया था कि अब वो इस शहर को नहीं बचा सकते। सुलेमान चाहता तो शहर के अंदर घुसकर सबका कत्ल कर सकता था। उसे बहुत भयंकर नुकसान सहना हुआ था। लगभग 50,000 ओटोमन सैनिक मारे गए थे। लेकिन सुलेमान ने एक बहुत ही हैरान करने वाला फैसला लिया। सुलेमान ने नाइट्स के शौर्य, ब्रेवरी का सम्मान किया। उसने ग्रैंड मास्टर को अपने तंबू में बुलाया और कहा, तुम एक बहुत ही महान योद्धा हो। मैं तुम्हें, तुम्हारे सैनिकों को और तुम्हारे हथियारों को सुरक्षित यहां से जाने की याद देता हूं। 22 दिसंबर 1522 को वो खूंखार नाइट्स अपने जहाओं में बैठकर हमेशा के लिए रोड से चले गए। समंदर का वो अभेद्य किला अब सुलेमान के कदमों में था। रोड्स जीतने के बाद भूमध्य सागर पूरी तरह से ओटोमन समंदर, ऑटोमन लेक बन गया था। खुफिया तथ्य, भाई, इस खौफनाक घेराव का सबसे माइंड ब्लोइंग और ऐतिहासिक सच ये है, सुलेमान ने नाइट्स को इंदा जाने देकर जो रहम, मर्सी दिखाया था, वही रहम ओटोमन साम्राज्य की सबसे विशाल गलती साबित हुआ। क्या तुम जानते हो उन नाइट्स हॉस्पिटलर का क्या हुआ जो रोड से बचकर गए थे? कुछ सालों बाद उन्होंने भूमध्य सागर के एक और छोटे से द्वीप पर अपना नया और विशाल ठिकाना बना लिया। उस द्वीप का नाम था माल्टा। और ठीक 43 साल बाद 1565 में, जब सुलेमान अपनी उम्र के आखिरी दौर में था, उसने माल्टा को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन रोड से बचे हुए उन्हीं खूंखार नाइट्स ने सुलेमान की सेना को माल्टा में ऐसा भयंकर घाव दिया कि सुलेमान को अपनी जिंदगी की सबसे भयानक हार का सामना करना हुआ। एक विजेता का वो रहम 4 दशक बाद उसी के साम्राज्य का काल बन गया। यह हम माल्टा वाले चैप्टर में फुल डिटेल में देखेंगे। रोड्स की विजय ने सुलेमान को यूरोप से लेकर एशिया तक अमर कर दिया था। मीन और समंदर दोनों पर उसका खौफ कायम हो चुका था। लेकिन अब जंग मैदान में नहीं, इस्तांबुल के टोपकापी महल की दीवारों के पीछे होने वाली थी। सुलेमान के पास ताकत तो थी, लेकिन उसे ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उसके साम्राज्य को चला सके। और इसी जरूरत ने इतिहास के 2 सबसे रहस्यमयी और ताकतवर किरदारों को जन्म दिया। साल 1495 के आस पास ग्रीस के एक छोटे से गांव पारगा में एक ईसाई नाविक का बेटा पैदा हुआ। उसका नाम शायद थियो था। बचपन में ही ओटोमन हमलावरों या समुद्री लुटेरों ने उस गांव पर हमला किया
और उस बेकसूर बच्चे को गुलाम बना लिया। उसे इस्तांबुल के बाहारों में बेच दिया गया। किस्मत के रास्तों से गुड़ते हुए वो गुलाम बच्चा मनीसा शहर के एक अमीर महल में पहुंच गया। उसी समय नौजवान राजकुमार सुलेमान भी मनीसा का गवर्नर था। एक दिन सुलेमान की कानों में एक बहुत ही सुरीली और उदास धुन आई। यह धुन केमेंचे एक प्राचीन वाद्य यंत्र की थी और इसे बजाने वाला वही गुलाम नौजवान था। सुलेमान उस धुन और उस गुलाम की अक्ल का दीवाना हो गया। उस गुलाम का नाम अब इब्राहिम हो चुका था। इब्राहिम कोई आम गुलाम नहीं था, वो बहुत ही थे दिमाग का मालिक था। उसे कई भाषाएं, ग्रीक, इटालियन, पर्शियन, ओटोमन तुर्की आती थीं। उसे इतिहास और भूगोल का बहुत विशाल ज्ञान था। सुलेमान और इब्राहिम के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसकी मिसाल ओटोमन इतिहास में कहीं नहीं मिलती। वो दोनों साथ खाते, साथ शिकार करते और जंग के मैदान में भी एक ही तंबू में सोते थे। एक गुलाम और एक राजकुमार के बीच भाईचारे का ऐसा अगी रिश्ता था कि लोग कहते थे, सुलेमान और इब्राहिम के दिमाग एक साथ सोचते हैं। जब 1520 में सुलेमान सुल्तान बना तो इब्राहिम भी उसके साये की तरह इस्तांबुल के टोपकापी पैलेस में आ गया। साल 1523 सुलेमान ने बेलग्रेड और रोड्स जीत लिया था। अब उसे एक ऐसे वीर की तलाश थी जो उसके सपनों को हकीकत बना सके। ओटोमन दरबार में एक उसूल था कि सबसे ऊंचे ओहदे ग्रैंड विजियर पर पहुंचने के लिए बहुत सालों का तुर्बा और ऊंचे खानदान का होना लाइमी था। उस समय दूसरे नंबर का वीर अहमद पाशा, हाइन अहमद पाशा, इस तां का इंतजार कर रहा था। लेकिन सुलेमान ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे ओटोमन दरबार को हिला दिया। उसने सभी अनुभवी और बुजुर्ग वीरों को नरंदा कर दिया। सुलेमान ने अपने सबसे अघी गुलाम दोस्त पारगाली इब्राहिम को सीधा वीर आम ग्रैंड विजियर बना दिया। एक मामूली गुलाम रात ओटोमन साम्राज्य का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था। इब्राहिम का रुतबा यही नहीं थमा। सुलेमान ने उसे पूरी सेना का मुख्य सेनापति सिरास्कर भी बना दिया। और सबसे अहम बात, सुलेमान ने अपनी सगी बहन हतीजे सुल्तान का निकाह इब्राहिम से करवा दिया। उधर जिस वीर अहमद पाशा का हाथ छीना गया था, उसने उससे में मिस्र जाकर सुलेमान के खिलाफ भयंकर बगावत कर दी। सुलेमान ने इब्राहिम को मिस्र भेजा। इब्राहिम ने बहुत ही अक्ल और खौफनाक तरीके से उस बगावत को कुचल दिया। उसने गद्दार अहमद पाशा का सिर कलम करवा दिया। इब्राहिम ने मिस्र में इतने शानदार कानून लागू किए कि वहां की जनता उसे अपना मसीहा मानने लगी। सुलेमान की नगरों में इब्राहिम अब अजय था। इब्राहिम को पूरे साम्राज्य में मकबूल, सुल्तान का सबसे चहेता कहा जाने लगा। इब्राहिम इतना अक्लमंद था कि वो जानता था ओटोमन दरबार में इतनी विशाल ताकत का मतलब है साक्षात मौत को दावत देना। एक दिन इब्राहिम ने सुलेमान के सामने झुककर मिन्नत की, महाराज, मुझे इतने ऊंचे ओहदे मत दीजिए। मुझे वापस एक मामूली सेवक बना दीजिए, वरना दरबार के लोग मुझसे जलेंगे और एक दिन आपके ही हुक्म से मेरी जान जाएगी। सुलेमान ने अपने अगी दोस्त को गले लगाया और इतिहास की एक बहुत ही भारी कसम खाई। इब्राहिम, मैं कसम खाता हूं कि जब तक मैं इंदा हूं, मेरे हाथों तुम्हारी जान कभी नहीं ली जाएगी। सुलेमान ने अपना वचन दे दिया था, लेकिन सुलेमान को मालूम नहीं था कि महल के बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसा तूफान आ चुका है जो इब्राहिम के वजूद को राख में मिलाने वाला था। एक ऐसी औरत इस्तांबुल आ चुकी थी जो सुल्तान के दिल और दिमाग दोनों पर कब्जा करने वाली थी। खुफिया तथ्य। भाई, इस चैप्टर का माइंड ब्लोइंग फैक्ट सुलेमान की उसी अमर कसम से जुआ है। सालों बाद जब इब्राहिम का घमंड सुल्तान से भी विशाल हो गया और सुलेमान को अपने ही दोस्त का कत्ल करना लाहिमी हो गया, तब सुलेमान अपनी ही कसम के कारण फंस गया। वो इब्राहिम को मारता तो उसकी कसम झूठी हो जाती। सुलेमान ने इस्लाम के सबसे ऊंचे विद्वान शेखुल इस्लाम से सलाह ली। उन्होंने एक फतवा
फातवा जारी किया जिसमें लिखा था नींद स्लीप इंसान की मौत के बराबर है। इसलिए सुलेमान ने एक रात इब्राहिम को अपने ही महल में दावत पर बुलाया। जब इब्राहिम गहरी नींद में सो गया तब सुलेमान ने मौत के दूत एग्जीक्यूशनर्स भेजे और सोते हुए इब्राहिम का कत्ल करवा दिया। सुलेमान ने अपनी कसम को झूठा साबित किए बिना अपने ही हाथों अपने सबसे अगी दोस्त का खून बहा दिया। लेकिन इब्राहिम के घमंड और मौत की यह खौफनाक दास्तान हम आगे चैप्टर 11 में पूरे सस्पेंस के साथ देखेंगे। इब्राहिम अब पूरे ओटोमन साम्राज्य का वीर आम था। सुल्तान का हर फैसला इब्राहिम से होकर गुरता था। दोनों की दोस्ती को हराना नामुमकिन था। लेकिन कहते हैं ना, तात का नशा इंसान को अंधा कर देता है, और जब दो अक्लमंद इंसान एक ही तत्व के साये में हों तो टकराव लाइमी है। आस्कर तब जब सुल्तान के हारम में यूक्रेन से आई हुई एक रशियन गुलाम लक्की दाखिल हो चुकी हो। एक ऐसी लक्की जिसकी हंसी में जादू था और जिसके दिमाग में आग साल 1520 के आस पास। पूर्वी यूरोप के रुथेनिया, आज का यूक्रेन में तातार हमलावरों ने एक छोटे से गांव पर भयंकर हमला किया। खून खराबे के बीच उन्होंने एक रूईवादी ईसाई पुजारी की मासूम बेटी को बंदी बना लिया। इस युवती का नाम अलेक्जेंड्रा या अनास्तासिया था। उसे बेड़ियों में जक कर पहले क्रीमिया और फिर इस्तांबुल के मशहूर उलाम बागार में लाया गया। वो रो रही थी। उसका पूरा परिवार तबाह हो चुका था, लेकिन उसकी किस्मत के सितारे उसे एक ऐसी जगह ले जाने वाले थे जहां से पूरी दुनिया पर हुकूमत की जाती थी। उसे ओटोमन साम्राज्य के टोपकापी महल के लिए खरीद लिया गया। टोपकापी महल का हरम कोई आम जगह नहीं थी। यह एक सोने का पिंजरा था, लेकिन साथ ही यह दुनिया की सबसे खतरनाक सियासत का केंद्र, पॉलिटिकल सेंटर भी था। यहां सैकड़ों खूबसूरत गुलाम युवतियां सुल्तान का दिल जीतने के लिए हर वक्त इंतजार में रहती थीं। हरम की रानी सुलेमान की मां आयशा हाफसा सुल्तान, वालिदे सुल्तान, और सुलेमान की सबसे अगीरी पत्नी का नाम माहिदेवरान था। माहिदेवरान ने सुलेमान के सबसे विशाल और लायक वारिस राजकुमार मुस्तफा को जन्म दिया था। माहिदेवरान का गुरूर आसमान पर था। उसे लगता था कि सुल्तान के दिल पर सिर्फ उसका कब्जा है। उसे मालूम नहीं था कि रूथेनिया की वो गुलाम युवती उसका पूरा वजूद मिटाने आ रही है। जब अलेक्जेंड्रा हरम में आई तो उसने बाकी गुलामों की तरह रोना और विलाप करना त्याग दिया। उसने समझ लिया कि अगर उसे इस नर्क से बचना है तो उसे सबसे ताकतवर इंसान के दिल पर राज करना होगा। उसने इस्लाम कबूल किया, ओटोमन तुर्की भाषा सीखी और कविताएं व संगीत का गहरा ज्ञान हासिल किया। उसकी हर वक्त मुस्कुराने वाली फितरत और उसकी छुलबुली हंसी देखकर महल के लोगों ने उसे एक नया नाम दिया, हुर्रेम, जिसका मतलब होता है हमेशा मुस्कुराने वाली या जोशी देने वाली। यूरोप के लोग उसे रॉक्सेलाना कहते थे। एक रात सुलेमान के सामने एक बहुत ही शानदार महल सजी। हुर्रेम ने ऐसा जादुई नृत्य डांस किया कि सुल्तान अपनी आंखें नहीं हटा सका। सुलेमान ने अपना रेशमी रूमाल हुर्रेम की तरफ फेंक दिया। ओटोमन कानून में यह इस बात का पैगाम था कि सुल्तान ने उसे अपनी रात के लिए चुन लिया है। सुलेमान और हुर्रेम जब एक दूसरे से मिले तो वो सिर्फ हुस्न का जादू नहीं था। सुलेमान उसकी अक्ल, उसकी कविताओं और उसकी मीठी बातों का दीवाना हो गया। हुर्रेम अब सुल्तान की सबसे अग्री बन चुकी थी। यह देखकर माहिदेवरान के सीने में जलन की आग भड़क उठी। माहिदेवरान का गुरूर खाक में मिल रहा था। एक दिन हरम के गलियारे में माहिदेवरान का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने हुर्रेम पर भयंकर हमला कर दिया। माहिदेवरान ने हुर्रेम के चेहरे पर नाउन मार कर उसे लहूलुहान कर दिया और उसे गंदी गालियां दी। माहिदेवरान को लगा कि उसने अपना इंतकाम ले लिया है, लेकिन हुर्रेम ने इस कमोरी को अपना सबसे विशाल हथियार बना लिया। उस रात जब सुलेमान ने हुर्रेम को अपने कमरे में बुलाया तो हुर्रेम ने जाने से इनकार कर दिया। उसने सुल्तान को पैगाम भेजा, मैं एक मामूली गुलाम हूं। मेरा लहूलुहान चेहरा अब दुनिया के सबसे महान सुल्तान के देखने लायक नहीं रहा।
सुलेमान का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। जब उसने हुर्रेम के चेहरे के घाव देखे तो उसका दिल मोम हो गया और माहिदेवरान के लिए उसका उत्साह ज्वालामुखी बन गया। सुलेमान ने माहिदेवरान को महल से दूर कर दिया और उसे अपने वारिस मुस्तगा के साथ एक दूसरे शहर भेज दिया। अब हरम में सिर्फ एक ही रानी थी, हुर्रेम सुल्तान। वो अब सिर्फ एक गुलाम नहीं बल्कि सुलेमान के हर उया फैसले और हर साजिश का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी थी। खुफिया तथ्य। भाई, हुर्रेम का सबसे माइंड ब्लोइंग और ऐतिहासिक मास्टर स्ट्रोक ऐसा था जिसने 200 सालों का ओटोमन कानून बदल दिया। ओटोमन सुल्तान कभी भी अपनी किसी गुलाम पत्नी कॉन्क्यूबाइन से आगाध निकाह लीगल मैरिज नहीं करते थे और एक उसूल यह भी था कि एक गुलाम पत्नी सिर्फ एक बेटे को जन्म दे सकती थी। उसके बाद उसे सुल्तान के पास जाने की याद नहीं होती थी ताकि सत्ता का बंटवारा न हो। लेकिन हुर्रेम ने ये दोनों सदियों पुराने नियम राख में मिला दिए। उसने सुलेमान के एक नहीं बल्कि 5 बेटों और एक बेटी को जन्म दिया और सबसे खौफनाक बात, उसने सुलेमान को मजबूर कर दिया कि वो उसे गुलामी से आगाद करे और पूरे शाही सम्मान के साथ उससे आधिकारिक निकाह ऑफिशियल मैरिज करे। पूरे यूरोप और एशिया में तहलका मच गया कि एक मामूली रशियन गुलाम अब साक्षात हसे की सुल्तान मलिका बन चुकी है। एक औरत ने अकेले पूरे साम्राज्य का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया। हुर्रेम अब सुल्तान का दिल थी और वारे आम पारगाली इब्राहिम सुल्तान का दिमाग। सुलेमान इन दोनों पर अपनी जान से ज्यादा यकीन करता था, लेकिन हुर्रेम और इब्राहिम के बीच नफरत की एक खामोश जंग शुरू हो चुकी थी। दोनों जानते थे कि सुल्तान के कान पर सिर्फ किसी एक का ही कब्जा रह सकता है। लेकिन महल की इस सियासत के बीच सुलेमान को यूरोप से एक बहुत खौफनाक खबर मिली। हंगरी का राजा लुइस, जिसने सुलेमान के दूत का कत्ल किया था, अब अपनी पूरी ताकत के साथ ओटोमन सेना को चुनौती दे रहा था। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कहानी ने आपको रोका है, मतलब हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद अब समय आ गया है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, अब तक की कहानी में आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों? और अगर कोई हिस्सा अच्छा नहीं लगा वो भी जरूर बताना ताकि हम और बेहतर बना सके। साल 1526 हुर्रेम सुल्तान हरम पर अपना पूरा कब्जा जमा चुकी थी और वीर ए आम इब्राहिम अपनी ताकत के चरम पर था। इस्तांबुल के अंदर की सियासत शांत थी, लेकिन सुलेमान की नगरें एक बार फिर यूरोप के दिल पर थीं। हंगरी के राजा लुइस द्वितीय, किंग लुइस सान का घमंड अभी भी आसमान पर था। बेलग्रेड छिन जाने के बाद भी उसने ओटोमन साम्राज्य को टैक्स ट्रिब्यूट देने से सान इनकार कर दिया था। उसने यूरोप के सभी ईसाई राजाओं से मदद मांगी और सुलेमान को हमेशा के लिए कुचलने की कसम खाई। सुलेमान ने अपनी शमशीर निकाली और अपने अगी वीर इब्राहिम को हुक्म दिया, हंगरी के राजा को ऐसा सबक मिलेगा कि पूरा यूरोप सदियों तक कांपेगा। अप्रैल 1526 में इस्तांबुल से एक खौफनाक ओटोमन वॉर मशीन ने यूरोप की तरफ कूच किया। इस सेना में 60,000 से लेकर 1 लाख एलीट सैनिक मौजूद थे और 300 विशाल तोपें उनके साथ चल रही थी। अगस्त का महीना आ चुका था। भयंकर बारिश के कारण नदियां उबल रही थीं और रास्ते कीच से भर गए थे। लेकिन सुलेमान की सेना बिना रुके आगे जाती रही। आखिरकार 29 अगस्त 1526 को दोनों सेनाएं हंगरी के एक बहुत विशाल और दलदली मैदान में आमने सामने तैनात हुईं। इस मैदान का नाम था मोहाच। राजा लुइस की सेना में लगभग 25,000 से 30,000 सैनिक थे। उनके पास संख्या कम थी, लेकिन उनका गुरूर बहुत विशाल था। हंगरी की सेना में यूरोप के सबसे खूंखार, सबसे भारी और फौलादी लोहे के कवच वाले एलीट अश्वारोही शामिल थे। उन्हें यकीन था कि उनके फौलादी कवच को ओटोमन साम्राज्य का कोई भी हथियार नहीं भेद सकता। सुलेमान अपने शाही तंबू के बाहर एक ऊंचे टीले पर अपने सेद अश्व पर सवार था। उसने अपनी सेना को
3 हिस्सों में बांटा था। पहली कतार में कमोर सैनिक थे, दूसरी कतार में तोपें थीं और सबसे आखिर में सुलेमान अपने खूंखार जनिस्री सैनिकों के साथ मौजूद था। दोपहर का वक्त था। राजा लुइस ने अपनी शमशीर हवा में उठाई और हंगरी के भारी अश्वारोहियों को हमले का इशारा कर दिया। मीन कांपने लगी। लोहे के कवचों में लिपटे हुए हारों खूंखार शूरवीर एक भयंकर तूफान की तरह ओटोमन सेना की पहली कतार पर टूट पे। उनका हमला इतना तेज और जानलेवा था कि सुलेमान की पहली कतार पूरी तरह तहस नहस हो गई। हंगरी के सैनिक उसी से चीखने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने आधी जंग जीत ली है और अब वो सीधा सुलेमान के तंबू तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हंगरी के राजा को मालूम नहीं था कि वो एक ऐसी साजिश का शिकार हो चुका है जो सुलेमान और इब्राहिम ने मिलकर रची थी। पहली कतार का तहस नहस होना कोई हार नहीं, बल्कि मौत का वो जाल था जिसे ओटोमन इतिहास में अर्धचंद्र चाल क्रेसेंट फॉर्मेशन कहा जाता था। जैसे ही हंगरी के फौलादी शूरवीर जोश में आगे आए, ओटोमन सेना की टुकड़ियां अचानक बीच से 2 हिस्सों में बंट गईं और रास्ते से हट गईं। और तब हंगरी के शूरवीरों ने अपने सामने साक्षात नरक का दरवाजा देखा। उनके बिल्कुल सामने 300 भारी ओटोमन तोपें तैनात थीं। सुलेमान ने एक बहुत ही खौफनाक तकनीक का इस्तेमाल किया था। उसने उन सभी तोपों को लोहे की भारी अंजीरों चेन से आपस में बांध दिया था ताकि हंगरी का कोई भी अश्वारोही उनके बीच से निकलकर अंदर ना आ सके। एक ही इशारे पर उन 300 तोपों ने एक साथ आग उगलना शुरू किया। भयंकर धमाकों से आसमान काला हो गया। लोहे के वो फौलादी कवच जिन पर हंगरी के राजा को इतना गुरूर था, वो ओटोमन तोपों के गोलों के सामने काग की तरह फट गए। हंगरी के सैनिकों के शरीर हवा में चीथे बनकर उड़ने लगे। उनके अश्व दहशत में पागल हो गए। जो सैनिक तोपों से बच गए, उन्हें सुलेमान के जनिस्री सैनिकों ने अपनी गोलियों, मस्केट्स और शमशीरों से मौत के घाट उतार दिया। ये कोई जंग नहीं थी, ये एक तरह कत्लेआम था। महज 2 घंटे, हाँ भाई, दुनिया के इतिहास की सबसे निर्णायक जंगों में से एक सिर्फ 2 घंटे में तम हो गई। हंगरी का वो विशाल साम्राज्य जो सदियों से यूरोप की ढाल बना हुआ था, महज 120 मिनट में राख में तब्दील हो गया। जब राजा लुइस ने देखा कि उसकी पूरी सेना खून के दलदल में बिछ चुकी है, तो वो अपनी जान बचाकर वहां से भागा। लुइस अपने अश्व पर सवार होकर चेले नाम की एक नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस दलदली मीन पर उसके अश्व का संतुलन बिगड़ गया। राजा लुइस पानी में गिर गया। उसका फौलादी कवच इतना भारी था कि वो वापस उठ ही नहीं सका और उसी कीच और दलदल में डूबकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। एक राजा अपने ही गुरूर के बोझ तले कुचल गया। खुफिया तथ्य, भाई, इस खौफनाक कत्लेआम का सबसे जिब्बाती और हैरान करने वाला सच यह है, जब जंग तम हुई और राजा लुइस की लाश उस कीच से निकालकर सुलेमान के सामने लाई गई, तो दुनिया का वो सबसे खूंखार सुल्तान उसे देखकर रोने लगा। सुलेमान ने उस 20 साल के राजा की लाश को देखकर एक बहुत ही ऐतिहासिक बात कही। ईश्वर गवाह है, मैं उसके हाथों से उसका साम्राज्य छीनने आया था, लेकिन मेरी यह मंशा बिल्कुल नहीं थी कि इतनी कम उम्र में उसकी जान इस दर्दनाक तरीके से ली जाए। सुलेमान ने हंगरी को तबाह तो कर दिया था, लेकिन वो एक राजा के सम्मान को जानता था। इस एक जंग, बैटल ऑफ मोहैक्स का असर यूरोप पर इतना भयंकर हुआ कि हंगरी का देश अगले 150 सालों तक ओटोमन साम्राज्य का गुलाम बनकर रहा। आज भी हंगरी के लोग जब बहुत बड़ी मुसीबत में होते हैं तो उनकी एक मशहूर कहावत है, कोई बात नहीं, मोहाच में इससे भी बुरा हुआ था। मोहाच की जीत के बाद सुलेमान हंगरी की राजधानी बुडा में एक विजेता की तरह दाखिल हुआ। उसने वहां का सारा खाना इस्तांबुल भिजवा दिया। अब ओटोमन साम्राज्य की सीमाएं ऑस्ट्रिया और जर्मन साम्राज्य होली रोमन एम्पायर की हदों को छू रही थीं। सुलेमान का वजीर इब्राहिम अब उसे एक ऐसे सपने की तरफ धकेलने लगा जो साक्षात इस्लाम और ईसाइयत की सबसे बड़ी टक्कर होने वाली थी। साल 1529, मोहाज के महासंग्राम के 3 साल बाद
सुलेमान ने अपने सबसे विशाल सपने को हकीकत में बदलने का फैसला किया। सुलेमान का लक्ष्य था ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। यह शहर हैब्सबर्ग साम्राज्य का दिल था और पूरे यूरोप की शान माना जाता था। अगर वियना सुलेमान के कब्जे में आ जाता तो पूरा जर्मन साम्राज्य और इटली उसके कदमों में होता। मई 1529 में सुलेमान ने इस्तांबुल से एक खौफनाक हुजूम निकाला। इस सेना में 1,20,000 एलीट सैनिक मौजूद थे। वरीर ए आम पारगाली इब्राहिम इस सेना का मुख्य सेनापति सेरास्कर था। जब यह बर यूरोप में पहुंची तो ऑस्ट्रिया का आर्चड्यूक फर्डिनैंड दहशत में आ गया। फर्डिनैंड इतना खौफता था कि वो अपनी जान बचाकर वियना से बहुत दूर सुरक्षित स्थान पर भाग गया। सुलेमान को इंसानों से हारना नामुमकिन था, लेकिन इस बार साक्षात कुदरत उसके खिलाफ थी। यूरोप के इतिहास में 1529 के बसंत स्प्रिंग और मानसून को सबसे भयंकर और खौफनाक मौसम माना जाता है। सुलेमान की सेना जैसे ही आगे गई, आसमान से लगातार भयंकर बारिश शुरू हो गई। नदियां उबलने लगीं और सभी रास्ते अथाह कीच और दलदल मड में तब्दील हो गए। यह दलदल ओटोमन सेना के लिए मौत का फंदा बन गया। सुलेमान की सबसे ताकतवर चीज, उसकी भारी और विशाल तोपें हैवी कैनन्स, उस गहरे दलदल में पूरी तरह फंस गईं। हारों बैलों और सैनिकों ने उन्हें निकालने की कोशिश की, लेकिन वो तोपें टस से मस नहीं हुई। मंबूर होकर सुलेमान को अपनी उन भारी तोपों को उसी दलदल में त्यागना पड़ा। यह सुलेमान के लिए बहुत विशाल नुकसान था, क्योंकि वियना की मजबूत दीवारों को तोड़ने के लिए उसे इन्हीं तोपों की जरूरत थी। 27 सितंबर 1529, कई महीनों के नर्क जैसे सफर के बाद सुलेमान की सेना आयरकार वियना की दीवारों के बाहर पहुंच गई। वियना के रक्षकों की संख्या सिर्फ 20,000 थी, लेकिन इन 20,000 सैनिकों की कमान एक ऐसे इंसान के हाथों में थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी जंग के मैदान में बिताई थी। वो था एक 70 साल का अनुभवी जर्मन योद्धा काउंट निकोलस वॉन साल्म। निकोलस ने सुलेमान के आने से पहले ही शहर के बाहर के सभी मकान और इमारतें जलवा दी थीं, ताकि ओटोमन सेना को छुपने का कोई आसरा न मिले। वियना के निवासियों ने शहर के सभी दरवाजों को पत्थरों से पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था। चूंकि सुलेमान के पास भारी तोपें नहीं थीं, इसलिए वीर इब्राहिम ने अपने खनिकों लॉगिम सिलर माइनर्स को हुक्म दिया, मीन के नीचे से सुरंगें बनाओ और वियना की दीवारों को बारूद से उगा दो। मीन के नीचे काम शुरू हुआ, लेकिन काउंट निकोलस बहुत ही चालाक था। उसने शहर के अंदर पानी के भरे हुए बर्तन और ड्रम रखवा दिए। जब ओटोमन सैनिक मीन के नीचे फावे चलाते तो उन बर्तनों के पानी में लहरें, रिपल्स बनती थीं। इससे वियना के रक्षकों को पता चल जाता था कि सुरंग किस दिशा से आ रही है। वियना के रक्षकों ने अपनी सुरंगें खोदी और मीन के नीचे ही ओटोमन सैनिकों पर हमला कर दिया। एकदम घुप अंधेरे में, हवा की कमी के बीच, तलवारों और खंजरों से इतिहास की सबसे खौफनाक अंडरग्राउंड जंग हुई। सुलेमान की कई सुरंगों को वियना के सैनिकों ने बारूद फटने से पहले ही नाकाम कर दिया। अक्टूबर का महीना आ गया। अचानक मौसम ने एक और खौफनाक करवट ली। आसमान से भयंकर बर्फबारी, स्नोफॉल शुरू हो गई। ओटोमन सैनिक इस भयंकर ठंड के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनके पास गर्म वस्त्र, विंटर क्लोथ्स नहीं थे। ठंड और भूखमरी से हारों ओटोमन सैनिक अपनी जान गंवाने लगे। 12 अक्टूबर को सुलेमान ने अपनी सेना के कमांडर्स की एक ऊहिया बैठक बुलाई। तय हुआ कि वापसी से पहले एक आखिरी और सबसे विशाल हमला किया जाएगा। सुलेमान ने अपने जनिसरी सैनिकों को सबसे ज्यादा इनाम देने का वादा किया। 14 अक्टूबर 1529, ओटोमन सेना ने वियना की दीवारों पर पूरी ताकत से तूफान की तरह हमला किया, लेकिन वियना के रक्षकों ने अपनी आखिरी सांस तक उस हमले को रोक लिया। उन्होंने उबलता हुआ तेल और भारी पत्थर फेंके। ओटोमन सेना वियना की दीवारों को नहीं भेज सकी। सुलेमान को अपने जीवन में पहली बार हार माननी पड़ी।
उसी रात आसमान से और भयंकर बर्फ गिरने लगी और सुलेमान ने अपनी बची हुई सेना को वापस इस्तांबुल लौटने का हुक्म दे दिया। वियना बच गया था। खुफिया तथ्य भाई, इस खौफनाक घेराव का सबसे दिलचस्प और माइंड ब्लोइंग फैक्ट एक ऐसी खाने की छीं से जुआ है जिसे आज पूरी दुनिया खाती है। जब सुलेमान के सैनिक रात के अंधेरे में वियना की दीवारों के नीचे सुरंगें बना रहे थे, तब शहर के बेकर्स रात में ब्रेड बनाने के लिए जाग रहे थे। उन बेकर्स ने मीन के नीचे से आती आवाजें सुनी और तुरंत शहर की सेना को आगाह कर दिया, जिससे वियना तबाह होने से बच गया। इस जीत का जश्न मनाने के लिए वियना के बेकर्स ने एक नई तरह की ब्रेड पेस्ट्री बनाई। उन्होंने जानबूझकर उस ब्रेड का आकार ओटोमन साम्राज्य के झंडे क्रेसेंट मून, चांद जैसा रखा। जब वियना के लोग उसे खाते तो उनका मतलब होता था कि वे ओटोमन साम्राज्य को चबा रहे हैं। उसी चांद के आकार वाली ब्रेड को आज पूरी दुनिया क्रोसेंट के नाम से जानती है। एक खौफनाक जंग ने दुनिया की सबसे मशहूर पेस्ट्री को जन्म दिया। वियना से वापस लौटते समय ओटोमन सेना का बहुत विशाल नुकसान हुआ। हजारों सैनिक ठंड और भूख से मारे गए। सुलेमान ने इस्तांबुल पहुंचकर इस हार को अपनी जनता से छुपाने की कोशिश की। उसने ऐलान करवाया, मैं वियना को जीतना नहीं चाहता था, मैं तो सिर्फ आर्च ड्यूक फर्डिनेंड को सजा देने गया था। लेकिन यूरोप जान चुका था कि सुलेमान को रोका जा सकता है। मीन पर सुलेमान के रथ के पहिए थम गए थे, लेकिन सुलेमान हार मानने वाला सुल्तान नहीं था। उसने अपनी नहरें वापस समंदर की तरफ घुमा ली। अगर यूरोप को मीन पर नहीं तो समंदर में तबाह किया जाएगा, और इस काम के लिए सुलेमान को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसके नाम से समंदर की लहरें भी खौफ खाती थीं। एक खूंखार समुद्री लुटेरा जिसके लाल बालों को देखकर यूरोप के जहांों में दहशत फैल जाती थी। वियना की दीवारों से वापस आने के बाद इस्तांबुल के महल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सुलेमान जान चुका था कि मीन पर ओटोमन साम्राज्य की सीमाएं अब अपनी हद तक पहुंच चुकी हैं। यूरोप का मौसम और वहां की सर्दियां उसकी तोपों को बेकार कर देती थीं। लेकिन सुलेमान के सामने एक और भी अहम और जानलेवा समस्या मौजूद थी। स्पेन का राजा और पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम अब ओटोमन साम्राज्य को समंदर में चुनौती दे रहा था। चार्ल्स का सबसे खास एडमिरल एंड्रिया डोरिया भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी में ओटोमन जहांों को लगातार तबाह कर रहा था। सुलेमान को समझ आ गया था कि सिर्फ अजेय पैदल सेना होने से दुनिया पर राज नहीं किया जा सकता। उसे एक ऐसी नौसेना नेवी चाहिए थी जो यूरोप के संयुक्त जहाई काफिलों को समंदर की गहराइयों में धन कर सके। और इस काम के लिए सुल्तान की नहर एक ऐसे इंसान पर गई जो कोई शाही सैनिक नहीं था, बल्कि समंदर का सबसे खूंखार और बेखौफ लुटेरा था। इस कहानी की शुरुआत इस्तांबुल के महलों में नहीं, बल्कि समंदर की बेरहम लहरों के बीच हुई थी। ग्रीस के एक छोटे से द्वीप लेस्बोस पर एक साधारण कुम्हार पॉटर के घर 4 बेटे पैदा हुए थे। उनमें से 2 बेटों ओरुक और खिज्र ने जवानी में ही समंदर का रास्ता चुन लिया। शुरुआत में वे सिर्फ साधारण नाविक थे, लेकिन जब नाइट्स हॉस्पिटलर ईसाई शूरवीरों ने उनके जहां पर हमला किया और उनके एक भाई को कत्ल कर दिया, तो उनके अंदर इंतकाम की आग भड़क उठी। ओरुक और खिज्र ने समुद्री लुटेरों का रास्ता अपना लिया। ओरुक इतना खूंखार और अपने लोगों के प्रति इतना वफादार था कि समंदर के बागी उसे प्यार से बाबा ओरुक, फादर ओरुक कहते थे। कुछ सालों बाद स्पेन की सेना के साथ एक भयंकर जंग में ओरुक मारा गया। अपने भाई की मौत के बाद खिज्र ने अपने भाई की विरासत को अपने कंधों पर उठा लिया। खिज्र के बाल लाल रंग के थे। यूरोप के लोग बाबा ओरुक का नाम सही से बोल नहीं पाते थे। वो उसे बारब्रोसा कहते थे। खिज्र ने अपने भाई का वो खौफनाक नाम हमेशा के लिए अपना लिया। अब दुनिया उसे हेरद्दीन बारबरोसा के नाम से जानने लगी थी। बारबरोसा सिर्फ एक आम लुटेरा नहीं था, उसका दिमाग किसी माहिर सेनापति से कम नहीं था। उसने उत्तरी अफ्रीका के शहर अल्जियर्स पर अपना कब्जा जमा लिया और उसे अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया। उसी समय स्पेन में मुसलमानों और यहूदियों पर
बहुत भयंकर जुल्म हो रहे थे। उन्हें स्पेन से निकाला जा रहा था। बारब्रोसा ने अपने जहाहों का काफिला स्पेन के तटों पर भेजा और 70,000 से भी ज्यादा बेकसूर अंदालूसी मुसलमानों को सुरक्षित अल्जीयर्स पहुंचाया। इस एक काम ने बारब्रोसा को मुस्लिम दुनिया में एक लुटेरे से साक्षात मसीहा बना दिया। उसके नाम का खौफ इतना था कि यूरोप के व्यापारिक जहाज समंदर में जाने से कांपते थे। सुलेमान को बिल्कुल ऐसे ही इंसान की तलाश थी, एक ऐसा बागी जो समंदर के हर राह को जानता हो और जिसके नाम से ही यूरोप कांपता हो। साल 1532 सुलेमान ने बारब्रोसा को एक शाही फरमान भेजा और उसे तुरंत इस्तांबुल आने का हुक्म दिया। जब यह बर यूरोप में पहुंची तो राजाओं के पसीने छूट गए। दुनिया का सबसे ताकतवर सुल्तान और समंदर का सबसे खूंखार शैतान दोनों एक होने वाले थे। सर्दियों का मौसम था। बारब्रोसा अपने शानदार जहांों के साथ इस्तांबुल के तट पर आया। टोपकापी महल का दरबार सजा हुआ था। सभी वीर और सेनापति अपनी शाही पोशाक में मौजूद थे। तभी दरबार के दरवाजे खुले और लाल बालों वाला वो खूंखार समुद्री बागी सुल्तान के सामने आया। सुलेमान अपने तख्त पर मौजूद था। बारब्रोसा आगे गया और उसने दुनिया के सबसे महान सुल्तान के कदमों में अपना सिर झुका दिया। सुलेमान उसकी वफादारी देखकर बहुत खुश हुआ। उसी पल सुलेमान ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने ऑटोमन नौसेना का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। सुलेमान ने बारब्रोसा को कप्तान पाशा, ग्रैंड एडमिरल यानी पूरी ऑटोमन नौसेना का मुख्य सेनापति घोषित कर दिया। एक समुद्री लुटेरा अब एक विशाल साम्राज्य का एडमिरल बन चुका था। एडमिरल बनते ही बारब्रोसा ने इस्तांबुल के गोल्डन हॉर्न शिपयार्ड में दिन रात काम शुरू कर दिया। उसने पुराने और कमोर जहांों को नष्ट कर दिया और अपनी देखरेख में 61 नए और विशाल युद्ध पोत गैलीज बनवाए। ये जहां हवा से भी तेज चलते थे और इनमें सबसे आधुनिक तोपें लगी हुई थीं। बारब्रोसा ने ओटोमन नाविकों को बिल्कुल समुद्री लुटेरों के उसूलों पर ट्रेनिंग दी। अब ओटोमन नौसेना कोई आम सेना नहीं थी। वो समंदर के सबसे खूंखार भेइयों का एक दल बन चुकी थी। महीनों की तैयारी के बाद बारब्रोसा का नया जहाई काफिला इस्तांबुल से बाहर निकला। उसका एक ही लक्ष्य था, स्पेन के राजा चार्ल्स और उसके एडमिरल एंड्रिया डोरिया को समंदर में हमेशा के लिए दंड करना। ऐतिहासिक तथ्य। इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प राह बारब्रोसा के नाम से जुबा है। इटालियन भाषा में बारबा का मतलब होता है दागी चेहरे के बाल और रोसा का मतलब होता है लाल। यूरोप के लोगों को लगता था कि खिज्र का नाम बारब्रोसा इसलिए पा क्योंकि उसके चेहरे के बाल लाल थे, लेकिन सच कुछ और ही था। खिज्र के भय भाई का नाम बाबा ओरुक था। जब इटली के नाविक समंदर में खौफ से बाबा ओरुक आ गया चिल्लाते थे तो इटालियन लहर में वो बाबा ओरुक धीरे धीरे बारब्रोसा सुनाई देने लगा। यह सिर्फ एक इत्तेफाक था कि खिज्र के अपने बाल भी लाल रंग के थे, जिसने इस नाम के खौफ को यूरोप में एक भयानक मिथ बना दिया। बारब्रोसा ने एडमिरल का ताज पहन लिया था और उसकी ओटोमन नौसेना अब समंदर में आग लगाने के लिए तैयार थी। चार्ल्स पंचम चार्ल्स वी को जब पता चला कि ओटोमन सुल्तान ने बारब्रोसा को अपना एडमिरल बना लिया है तो उसने पूरे यूरोप के ईसाई राजाओं को एक साथ आने का पैगाम भेजा। स्पेन, वेनिस और पोप की सेनाएं मिलकर होली लीग बना रही थीं। अब समंदर के बीच एक ऐसी जंग होने वाली थी जहां इंसान नहीं बल्कि हवाएं और लहरें भी खून से लाल होने वाली थीं। साल 1534 सुलेमान का ध्यान अब यूरोप से हटकर एक दूसरे दुश्मन पर गया। यह दुश्मन कोई ईसाई राजा नहीं बल्कि पूरब का एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य था, सफाविद, जो आज के ईरान और इराक के हिस्सों पर राज करता था। सफाविद शाह तहमास्प ने एक बहुत ही चालाक साजिश रची थी। उसने यूरोप के सम्राट चार्ल्स पंचम के साथ एक खुफिया समझौता कर लिया था ताकि सुलेमान को दोनों तरफ से घेरा जा सके। सुलेमान को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ
किसी भी तरह का गठजोड़ साक्षात मौत को दावत देना था। सुलेमान ने अपने सबसे अजीज वजीर आजम पारगाली इब्राहिम को हुक्म दिया कि वो एक बहुत विशाल सेना के साथ पूरब की तरफ प्रस्थान करे। इब्राहिम का सफर और वो खौफनाक गुरूर। इब्राहिम के पास अब असीम ताकत थी। उसे इस अभियान के लिए सेना का मुख्य सेनापति बना दिया गया था। इब्राहिम ने अपनी सेना के साथ सफाविद साम्राज्य की राजधानी तबरीज पर बिना किसी भारी जंग के अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन यहीं से इब्राहिम के पतन की खामोश शुरुआत हुई। ताकत के नशे में चूर होकर इब्राहिम ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने ओटोमन इतिहास में किसी वज़ीर ने आज तक नहीं किया था। उसने खुद को एक नया शाही खिताब दे दिया, सेरास्कर सुल्तान। ओटोमन कानून और इतिहास के तहत सुल्तान का खिताब सिर्फ और सिर्फ ओटोमन वंश के शासक के लिए सुरक्षित था। कोई भी वजीर, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, खुद को सुल्तान नहीं कह सकता था। जब सुलेमान को इस बात की भनक लगी तो उसके दिल में पहली बार अपने सबसे अजीज दोस्त के लिए शक का बीज बो दिया गया। राख की जमीन और रेगिस्तान का नर्क। कुछ महीनों बाद सुलेमान खुद एक विशाल सेना, लगभग 1 लाख से ज्यादा सैनिक लेकर इब्राहिम से आ मिला। अब दोनों की नजर उस शहर पर थी जो कभी इस्लाम का सबसे अमीर और महान केंद्र हुआ करता था, बगदाद। लेकिन शाह तहमास्प सुलेमान की फौलादी सेना का खुले मैदान में सामना करने से खौफ खाता था। उसने एक बहुत ही खौफनाक नीति अपनाई जिसे राख की जमीन, स्कॉच्ड अर्थ कहा जाता है। शाह अपनी सेना को पीछे लेता गया और उसने अपने ही रास्तों, कुओं और खेतों में आग लगा दी। पानी के स्रोतों में जहर मिला दिया गया। सुलेमान की सेना को भूख और प्यास से भयंकर यातनाएं सहनी हुई। रेगिस्तान के उस खौफनाक सफर में हजारों ओटोमन सैनिक और जानवर बिना किसी दुश्मन के ही मारे गए। बगदाद का पतन और खलीफा का उदय, इन तमाम मुश्किलों के बावजूद सुलेमान रुका नहीं। वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं था। 1534 के अंत में सुलेमान की सेना आखिरकार बगदाद के बिल्कुल करीब पहुंच गई। बगदाद के सफाविद गवर्नर को जब ओटोमन सेना की इस विशाल तादाद का पता चला तो वो शहर को बेसहारा त्याग कर भाग गया। सुलेमान एक विजेता की तरह बगदाद में दाखिल हुआ। उसने वहां के प्राचीन और पवित्र मकबरों का जीर्णोद्धार, रेनोवेशन करवाया और सुन्नी मुस्लिम दुनिया के सबसे अहम धार्मिक स्थलों को सुरक्षित किया। बगदाद पर कब्जा करने का मतलब था कि अब फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ और सिल्क रोड का एक बहुत अहम हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में आ चुका था। सुलेमान अब सिर्फ इस्तांबुल का सुल्तान नहीं था, वो पूरी मुस्लिम दुनिया का साक्षात खलीफा, कालिफ बन चुका था। इस खौफनाक अभियान का नाम 2 इराक का अभियान क्यों रखा गया? यह एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक राज है जो भूगोल की प्राचीन किताबों में मिलता है। प्राचीन समय में इस पूरे इलाके को 2 हिस्सों में बांटा जाता था। एक था इराक इराकी अरब यानी मेसोपोटामिया, आज का इराक और बगदाद, और दूसरा था इराक अजाम यानी पश्चिमी ईरान का वो हिस्सा जहां तबरीज स्थित था। सुलेमान ने एक ही अभियान में इन दोनों विशाल हिस्सों पर अपना परचम लहरा दिया था और अपने साम्राज्य की सरहदों को अकल्पनीय रूप से विस्तार दे दिया था। इसलिए इतिहास में इसे 2 इराक की विजय कहा जाता है। निष्कर्ष, इस्तांबुल वापसी और तूफान की शांति। बगदाद और तबरीज अब सुलेमान के नक्शे का हिस्सा थे। पूरब का खतरा पूरी तरह शांत हो चुका था। सुलेमान और इब्राहिम वापस इस्तांबुल लौट आए। बाहर से देखने पर यह ओटोमन साम्राज्य की सबसे शानदार जीतों में से एक थी, लेकिन महल के अंदर एक खामोश तूफान आकार ले रहा था। इब्राहिम का वो गुरूर सेरास्कर सुल्तान का खिताब सुलेमान के दिमाग में एक जहर की तरह काम कर रहा था और हरम के अंदर हुर्रेम सुल्तान पहले से ही इब्राहिम के खात्मे की पूरी साजिश रच चुकी थी। लेकिन इब्राहिम के खौफनाक अंत से पहले सुलेमान की उस नई नौसेना को अपना सबसे विशाल इम्तिहान देना था। एडमिरल बारब्रोसा समंदर में इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार था। साल 1538 हैरुद्दीन बारब्रोसा ओटोमन नौसेना का सेनापति कापुदन पाशा बन चुका था। उसने भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी,
में इटली और स्पेन के तटों पर तबाही मचाना शुरू कर दिया था। बारबरोसा के इस खौफ को देखकर रोम के पोप पॉल तृतीय ने पूरे ईसाई यूरोप को एक साथ आने का पैगाम भेजा। पोप का मानना था कि अगर आज सुलेमान को समंदर में नहीं रोका गया तो कल इस्तांबुल की सेना सीधा रोम के महलों में दाखिल हो जाएगी। पोप के इस पैगाम पर स्पेन, वेनिस, जेनोआ और माल्टा के शूरवीरों ने मिलकर एक बहुत विशाल नौसेना तैयार की। इसे होली लीग, पवित्र गठबंधन नाम दिया गया। इस संयुक्त नौसेना की कमान यूरोप के सबसे मशहूर एडमिरल एंड्रिया डोरिया को सौंपी गई। एंड्रिया डोरिया के पास 300 से अधिक विशाल जहाज और लगभग 60,000 खूंखार सैनिक मौजूद थे। उनका गुरूर आसमान छू रहा था। सितंबर 1538 ग्रीस के पश्चिमी तट पर प्रेवेजा नाम की एक खाड़ी में बारबरोसा अपनी नौसेना के साथ तैनात था। जब एंड्रिया डोरिया अपनी 300 जहाओं की विशाल सेना लेकर प्रेवेजा पहुंचा तो ओटोमन सेना को ताकत का अंतर साफ दिखाई दे रहा था। बारबरोसा के पास सिर्फ एक 122 जहाज और लगभग 20,000 सैनिक थे। ईसाई नौसेना हर मायने में बारबरोसा से 3 गुना अधिक विशाल थी। एंड्रिया डोरिया के पास गैलियन नाम के बहुत भारी और अजेय जहाज थे जो हवा के दम पर चलते थे और तोपों से भरे हुए थे। दूसरी तरफ बारबरोसा के पास गैली जहाज थे जो हवा से नहीं बल्कि ओटोमन नाविकों के चप्पुओं की ताकत से समंदर चीरते थे। एंड्रिया डोरिया को पूरा यकीन था कि जैसे ही बारबरोसा के छोटे जहाज खुले समंदर में आएंगे उसकी भारी तोपें उन्हें भस्म कर देंगी। 28 सितंबर 1538 जंग का बिगुल बज चुका था। एंड्रिया डोरिया ने अपने भारी जहाओं को आगे आने का हुक्म दिया, लेकिन तभी समंदर ने एक बहुत ही अजीब करवट ली। जिस हवा के दम पर डोरिया के जहाज चलते थे वो हवा अचानक पूरी तरह से शांत हो गई। डोरिया के वो विशाल और फौलादी जहाज समंदर के बीचों बीच पूरी तरह से बेबस हो गए। वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पा रहे थे। यही वो पल था जिसका इंतजार बारबरोसा कर रहा था। हवा रुके या तूफान आए, बारबरोसा के जहाज इंसानी ताकत से चलते थे। बारबरोसा ने अपनी नौसेना को वाई आकार में विभाजित किया और भूखे भेड़ियों की तरह उन बेबस ईसाई जहाजों पर हमला कर दिया। ओटोमन गैली जहाजों ने बहुत ही तेजी से डोरिया के भारी जहाजों को चारों तरफ से घेर लिया। बारबरोसा की तोपों ने इतने करीब से आग बरसाई कि ईसाई जहाजों के फौलादी कवच भी चीथड़ों में तब्दील हो गए। ईसाई सैनिक अपने ही जहाजों पर फंस चुके थे। एंड्रिया डोरिया अपने मुख्य जहाज से यह तबाही देख रहा था। उसके पास अब भी ताकत थी, लेकिन ओटोमन सेना की इस खौफनाक चाल और बारबरोसा के खौफ ने डोरिया के दिमाग पर कब्जा कर लिया। दुनिया के उस महान एडमिरल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने यूरोप के इतिहास को शर्मिंदा कर दिया। डोरिया ने अपने बचे हुए जहाजों को मुड़ने का इशारा किया और अपनी फंसी हुई सेना को समंदर में बेसहारा त्याग कर वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। अपने सेनापति को भागता देख होली लीग की बाकी नौसेना का हौसला पूरी तरह टूट गया। बारबरोसा ने दर्जनों जहाजों पर अपना कब्जा जमा लिया और हजारों ईसाई सैनिकों को बंदी बना लिया। प्रेवेजा का समंदर पूरी तरह से सुलेमान के नाम हो चुका था। इस जीत ने यह साबित कर दिया कि ओटोमन साम्राज्य सिर्फ जमीन का बादशाह नहीं है, बल्कि समंदर की लहरें भी सुलेमान के हुक्म पर चलती हैं। प्रेवेजा की यह महा विजय ओटोमन इतिहास की सबसे महान समुद्री जीत बन गई। खुफिया तथ्य भाई, इस महासंग्राम का सबसे माइंड ब्लोइंग और हैरान करने वाला सच यह है कि यह जंग कितनी एक तरफा थी। बारबरोसा ने 300 से अधिक ईसाई जहाजों का सामना किया, दर्जनों जहाजों को पूरी तरह भस्म कर दिया और 3000 से अधिक सैनिकों को बंदी बनाया। लेकिन इस पूरे खौफनाक और विशाल महासंग्राम में ओटोमन नौसेना का एक भी जहाज नष्ट नहीं हुआ। हां भाई, दुश्मन के पास 3 गुना अधिक ताकत और तोपें थीं। फिर भी बारबरोसा ने बिना एक भी जहाज गंवाए पूरे यूरोप की संयुक्त नौसेना को धूल चटा दी। आज भी आधुनिक नौसेना के इतिहास नेवल हिस्ट्री में प्रेवेजा के युद्ध को टैक्टिकल मास्टरमाइंड का सबसे विशाल उदाहरण माना जाता है।
बारब्रोसा जब इस्तांबुल वापस लौटा तो सुलेमान ने पूरे साम्राज्य में जश्न मनाने का हुक्म दिया। अब भूमध्य सागर पूरी तरह से एक ओटोमन झील, ऑटोमन लेक बन चुका था। सुलेमान की ताकत अब पूरी दुनिया में अजेय मानी जाने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब बाहरी दुश्मन खत्म हो जाते हैं तो इंसान के पतन की शुरुआत उसके अपने घर से होती है। समंदर में तो ऑटोमन साम्राज्य जीत गया था, लेकिन टोपकापी महल के बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसा खौफनाक जहर फैल चुका था जो सुलेमान के सबसे अजीज इंसान की जान लेने वाला था। वजीर आजम इब्राहिम का घमंड अब सुल्तान की बर्दाश्त के बाहर हो चुका था और हुर्रेम सुल्तान ने इब्राहिम के खिलाफ मौत का वो जाल बुन लिया था जिससे निकलना नामुमकिन था। दो इराक के अभियान के बाद पारगाल इब्राहिम का रुतबा सुल्तान के बराबर हो गया था। सेरास्कर सुल्तान का खिताब अपनाकर उसने वो हद पार कर दी थी जिसे ओटोमन साम्राज्य में साक्षात बगावत माना जाता था। इब्राहिम को लगने लगा था कि सुलेमान सिर्फ नाम का सुल्तान है और असली हुकूमत उसके अपने हाथों में है। वो ताकत के नशे में इतना अंधा हो गया था कि विदेशी दूतों से खुलेआम कहता था, सुलेमान जो भी फैसला करता है, अगर मैं चाहूं तो उसे पलट सकता हूं। इस साम्राज्य को चलाने वाला असली दिमाग मेरा है। एक गुलाम से वजीर आजम तक का यह सफर बहुत शानदार था, लेकिन असीम ताकत ने इब्राहिम की अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। इस गुरूर को हरम की दीवारों के पीछे से एक बहुत ही तेज दिमाग वाली औरत खामोशी से देख रही थी, हुर्रेम सुल्तान। हुर्रेम जानती थी कि जब तक इब्राहिम जिंदा है, सुलेमान के दिल और दिमाग पर उसका पूरा कब्जा नहीं हो सकता। हुर्रेम ने इब्राहिम की हर गलती को सुलेमान के कानों तक पहुंचाना शुरू किया। सबसे विशाल गलती इब्राहिम ने तब की जब उसने ओटोमन साम्राज्य के सबसे वफादार और अक्लमंद खजांची ट्रेजरर इस्कंदर चेलेबी को एक साजिश में फंसाकर फांसी दे दी। सुलेमान इस्कंदर की बहुत इज्जत करता था। इस्कंदर की बेकसूर मौत ने सुलेमान के दिल में इब्राहिम के लिए नफरत और शक का बीज बो दिया। सुल्तान को एहसास हो गया कि उसका सबसे अजीज दोस्त अब एक तानाशाह बन चुका है। सुलेमान के लिए अब अपने सबसे अजीज दोस्त का अंत करना लाजिमी हो गया था, लेकिन उसके हाथ उसकी अपनी ही कसम से बंधे हुए थे। सालों पहले सुलेमान ने इब्राहिम को वचन दिया था कि जब तक सुल्तान जिंदा है, इब्राहिम की जान नहीं ली जाएगी। सुलेमान ने इस कसम का हल निकालने के लिए इस्लाम के सबसे ऊंचे विद्वान शेखुल इस्लाम से फतवा मांगा। जवाब में एक बहुत ही खौफनाक और ऐतिहासिक फैसला आया। नींद इंसान की मौत के समान है। जब सुल्तान सो रहा होगा तब वो जिंदा होकर भी इस दुनिया में नहीं होगा। सुलेमान को अपना रास्ता मिल गया था। उसे अपनी कसम को झूठा साबित किए बिना अपने वजीर का खून बहाना था। 15 मार्च 1536 रमजान का पवित्र महीना चल रहा था। सुलेमान ने इब्राहिम को इफ्तार दावत के लिए अपने महल में बुलाया। दोनों ने साथ खाना खाया, बचपन की यादें ताजा की और अपने पुराने अभियानों के किस्से दोहराए। इब्राहिम को जरा सा भी शक नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी दावत है। उसे सुल्तान पर अपनी जान से भी अधिक विश्वास था। रात बहुत गहरी हो गई थी। सुलेमान ने इब्राहिम से कहा कि वो आज रात महल में ही आराम करे। इब्राहिम सुल्तान के कक्ष के बिल्कुल पास वाले कमरे में सोने चला गया। भाग 5, खामोश दूत और एक साये का अंत। जैसे ही इब्राहिम गहरी नींद में गया, सुलेमान के कक्ष से ओटोमन महल के सबसे खौफनाक दूत बाहर निकले। ये गूंगा और बहरा, म्यूट एग्जीक्यूशनर्स, जल्लादों का एक खास दस्ता था जो बिना आवाज किए रेशमी डोरी से इंसानों की सांसें रोक देते थे। वो दूत इब्राहिम के कमरे में दाखिल हुए। आहट सुनकर इब्राहिम जाग गया। उसने अपनी जान बचाने के लिए उन खूंखार जल्लादों से भयंकर जंग की। महल की खामोश रात में इब्राहिम के चीखने की आवाजें गूंज उठीं। सुलेमान अपने कमरे की दीवार के उस पार मौजूद था। वो अपने सबसे अजीज दोस्त की चीखें सुन रहा था, लेकिन उसने अपना दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार रेशमी डोरी ने इब्राहिम के गले को पूरी तरह कस लिया और ओटोमन साम्राज्य के उस महान वजीर का जिस्म हमेशा के लिए शांत हो गया। खुफिया तथ्य। इतिहास का यह बहुत ही खौफनाक सच है कि इब्राहिम की मौत कितनी दर्दनाक थी। अगली सुबह जब लोगों ने उसका कमरा देखा
तो दीवारों पर खून के निशान थे जो साबित करते थे कि उसने अपनी जान बचाने के लिए मौत से बहुत लंबा संघर्ष किया था। जिस इंसान ने ओटोमन साम्राज्य को उसकी सबसे विशाल जीतें दी थीं, उसकी लाश को रातों रात बिना किसी जनाजे के एक गुमनाम जगह पर दफन कर दिया गया। उसका सारा खजाना, उसके महल और यहां तक कि उसका नाम भी ओटोमन इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की गई। आज तक दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं जानता कि पारगाली इब्राहिम की कब्र वास्तव में कहां मौजूद है। इब्राहिम का साया अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। सुलेमान अब बिल्कुल अकेला था और इस अकेलेपन को भरने के लिए अब सिर्फ एक ही इंसान मौजूद थी, हुर्रेम सुल्तान। इब्राहिम की मौत के साथ ही ओटोमन साम्राज्य में एक ऐसे युग का आगाज हुआ जहां तलवारों से ज्यादा हरम की सियासत फैसले लेने वाली थी। हुर्रेम अब बिना किसी रुकावट के सुल्तान के दिमाग पर राज करने वाली थी। कभी कभी एक सुल्तान को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जहां तखत बचाने के लिए दोस्त की जान चली जाती है। सोचो, जिसे घर बुलाया, साथ बैठकर पुरानी यादें ताजा कीं और फिर उसी को मरवा दिया। उस वक्त सलीम के दिल पर क्या गुजरी होगी? क्या वो सही था या एक ऐसी गलती जो कभी माफ नहीं हो सकती? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? अपनी सच्ची राय जरूर बताना। इब्राहिम की मौत के बाद सुलेमान बिल्कुल अकेला हो गया था। उस खालीपन को भरने के लिए सुल्तान की नजरों में सिर्फ एक ही इंसान मौजूद थी, हुर्रेम सुल्तान। अब तक ओटोमन साम्राज्य का एक बहुत सख्त नियम था। सुल्तान की पत्नियां और दासियां पुराने महल एस्की सराय में रहती थीं, जो सत्ता के केंद्र से काफी दूर था। सुल्तान सिर्फ रात के वक्त वहां जाता था या औरतों को अपने पास बुलाता था। टोपकापी महल, टोपकापी पैलेस सिर्फ वजीरों, सेनापतियों और साम्राज्य के फैसलों की जगह थी। लेकिन हुर्रेम को यह दूरी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे सुल्तान के कान और साम्राज्य के हर फैसले पर अपना पूरा कब्जा चाहिए था, और इस कब्जे के लिए उसे टोपकापी महल के बिल्कुल दिल में पहुंचना लाजिमी था। साल 1541 के आस-पास इस्तांबुल के उस पुराने महल में अचानक एक बहुत भयंकर आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि औरतों का वो पूरा निवास स्थान जलकर राख हो गया। यह आग महज एक हादसा थी या हुर्रेम की कोई खामोश साजिश, ये आज तक ओटोमन इतिहास का एक बहुत रहस्यमयी राज है। लेकिन इस आग ने हुर्रेम के लिए टोपकापी महल के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। बहाना यह था कि पुराना महल जल चुका है, इसलिए हुर्रेम अपने सेवकों और दासियों के साथ सीधा सुल्तान के उसी मुख्य महल में आकर बस गई, जहां से पूरी दुनिया की सत्ता चलती थी। ओटोमन इतिहास में पहली बार कोई औरत सरकार के बिल्कुल दिल में आकर बैठ गई थी। टोपकापी में आने के बाद हुर्रेम सिर्फ एक रानी नहीं रही, वो सुलेमान की सबसे अहम और खामोश सलाहकार बन गई। जब सुलेमान जंग के लिए महीनों तक इस्तांबुल से बाहर जाता था, तो हुर्रेम उसे खत लिखकर राजधानी की हर एक खुफिया खबर, शहर की सियासत और लोगों की सोच के बारे में बताती थी। हुर्रेम की नजरों से इस्तांबुल का एक भी पत्ता नहीं हिल सकता था। वो सिर्फ सुल्तान तक सीमित नहीं थी। हुर्रेम ने पोलैंड के राजा किंग सिगिस्मुंड को अपने नाम से कूटनीतिक, डिप्लोमैटिक खत और बेशकीमती तोहफे भेजे। यूरोप के राजा हैरान थे कि ओटोमन साम्राज्य की एक औरत उनके साथ एक आजाद शासक की तरह बात कर रही है। हुर्रेम ने अपनी विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी खुद तय करना शुरू कर दिया था। अपनी सत्ता को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए हुर्रेम ने एक और बहुत ही चालाक चाल चली। उसने अपनी इकलौती बेटी मिहिरमाह सुल्तान का निकाह ओटोमन दरबार के एक बहुत ही तेज दिमाग वाले इंसान से करवा दिया। उसका नाम था रुस्तम पाशा। रुस्तम पाशा। हुर्रेम की सिफारिश और साजिशों के दम पर रुस्तम पाशा को जल्द ही साम्राज्य का वजीर ए आजम बना दिया गया। अब सुल्तान के बाहर के दरबार में रुस्तम पाशा का कब्जा था और महल के अंदर हुर्रेम का। इन दोनों ने मिलकर सुलेमान के इर्द गिर्द एक ऐसा जाल बुन लिया था जिससे सुल्तान तक सिर्फ वही खबरें पहुंचती थीं जो ये दोनों चाहते थे। हुर्रेम के पास असीम दौलत, ताकत और सुल्तान का बेशुमार प्यार था, लेकिन एक खौफनाक चिंता उसे कभी चैन की नींद नहीं सोने देती थी। वो चिंता थी सुलेमान का प्रथम और सबसे काबिल वारिस राजकुमार मुस्तफा,
जो सुलेमान की दूसरी पत्नी माहिदेवरान का बेटा था। मुस्तफा सेना का बहुत चहेता था और जनता उसे अपना अगला सुल्तान मान चुकी थी। ओटोमन कानून के अनुसार जिस दिन मुस्तफा तख्त पर बैठता, वो अपने तख्त को सुरक्षित करने के लिए हुर्रेम के सभी बेटों को मौत के घाट उतार देता। हुर्रेम को अपने बच्चों की जान बचानी थी और इसका सिर्फ एक ही खौफनाक रास्ता था, सुलेमान के ही हाथों उसके सबसे अजीज बेटे मुस्तफा का नामो निशान मिटा देना। खुफिया तथ्य। भाई, औरतों का साम्राज्य कदनलार सल्ताना थी। कोई महज एक कहावत नहीं, बल्कि ओटोमन इतिहास का एक असली और बहुत लंबा दौर है। हुर्रेम सुल्तान ने जिस सत्ता की शुरुआत की, वो उसके मरने के बाद भी खत्म नहीं हुई। लगभग 130 सालों तक 16वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी के अंत तक ओटोमन साम्राज्य पर सुल्तानों ने नहीं, बल्कि महल की औरतों, वालिदे सुल्तान्स ने राज किया। हुर्रेम के बाद नुरबानु, साफिया और कोसेम सुल्तान जैसी ताकतवर औरतों ने कमजोर सुल्तानों के नाम पर पूरे यूरोप और एशिया की किस्मत के फैसले अपने महलों से किए। एक मामूली रशियन गुलाम ने ओटोमन साम्राज्य की सत्ता का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया था। निष्कर्ष, मौत की साजिश का आगाज। हुर्रेम और रुस्तम पाशा ने मिलकर मुस्तफा के खिलाफ झूठे खतों और गद्दारी की कहानियों का वो जाल बुनना शुरू कर दिया, जो सीधा सुलेमान के कानों तक पहुंचने वाला था। सुलेमान, जो खुद को दुनिया का सबसे न्याय पसंद सुल्तान कानूनी मानता था, अब अपनी ही आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी के कारण इतिहास का सबसे खौफनाक पाप करने वाला था। राजकुमार मुस्तफा सुलेमान और माहिदेवरान सुल्तान का प्रथम और सबसे काबिल बेटा था। मुस्तफा शक्ल, अक्ल और शौर्य में बिल्कुल अपने दादा खूंखार सलीम जैसा था। ओटोमन सेना, खास तौर पर सबसे खूंखार जेनिसरीज सैनिक, मुस्तफा से अपनी जान से भी अधिक प्यार करते थे। इस्तांबुल से लेकर अनातोलिया तक जनता मान चुकी थी कि सुलेमान के बाद मुस्तफा ही एक ऐसा वारिस है जो इस विशाल साम्राज्य को संभाल सकता है। लेकिन मुस्तफा की यही बेतहाशा शोहरत, फेम, उसकी मौत का कारण बनने वाली थी। हुर्रेम सुल्तान जानती थी कि मुस्तफा के सुल्तान बनते ही ओटोमन कानून के तहत उसके अपने बेटों सलीम और बायजिद का कत्ल होना तय है। उसे अपने बच्चों को बचाना था और इसका सिर्फ एक ही खौफनाक रास्ता था। हुर्रेम सुल्तान और उसके दामाद वजीर आजम रुस्तम पाशा ने मिलकर मौत का वो खामोश जाल बुनना शुरू किया। साल 1553 सुलेमान सफाविद साम्राज्य ईरान के खिलाफ एक नए सैन्य अभियान पर जा रहा था। रुस्तम पाशा ने मुस्तफा की शाही मोहर सील का इस्तेमाल करके फारस के शाह को एक खत लिखा। उस झूठे खत में लिखा था, मेरे पिता बहुत कमजोर हो चुके हैं। ओटोमन सेना मुझे सुल्तान बनाना चाहती है। क्या आप इस तख्त को हासिल करने में मेरी मदद करेंगे? यह खत रुस्तम ने जानबूझकर सुलेमान के हाथों में पहुंचा दिया। सुलेमान, जो पहले से ही अपनी सत्ता छिन जाने के खौफ में था, इस खत को सच मान बैठा। सुल्तान के दिमाग में वो बगावत गूंज उठी जो उसके अपने पिता सलीम ने अपने दादा के खिलाफ की थी। सुलेमान ने बिना मुस्तफा का पक्ष सुने अपने ही वारिस की मौत का फैसला अपने दिल में ले लिया। सुलेमान अपनी विशाल सेना के साथ अनातोलिया के एरेगली मैदान में रुका था। उसने मुस्तफा को अपने शाही तंबू में हाजिर होने का हुक्म भेजा। मुस्तफा के वफादार जनरलों ने उसे चेतावनी दी, मत जाइए, महाराज की नीयत साफ नहीं है, आपके खिलाफ साजिश हुई है, आपकी जान को खतरा है। लेकिन मुस्तफा का दिल एकदम साफ था। उसने अपने लोगों से कहा, अगर मेरी मौत मेरे पिता के हाथों लिखी है तो मैं बगावत करके जिंदा रहने से बेहतर उसी मौत को गले लगाना पसंद करूंगा। मुस्तफा ने अपने सफेद अश्व हॉर्स की लगाम खींची और वो निहत्था अपने पिता के शाही तंबू की तरफ निकल गया। 6 अक्टूबर 1553 मुस्तफा सुलेमान के शाही तंबू में दाखिल हुआ। उसे लगा था कि उसके पिता उसे गले लगाएंगे, लेकिन तंबू में सुलेमान नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी। और तभी तंबू के पर्दों के पीछे से 7 खूंखार और गूंगे जल्लाद
म्यूट एग्जीक्यूशनर्स बाहर निकले। उनके हाथों में वो मनहूस रेशमी डोरी थी जिससे ओटोमन खून का कत्ल किया जाता था। मुस्तफा समझ गया कि उसके पिता ने उसकी मौत का फरमान सुना दिया है। मुस्तफा बहुत ही ताकतवर योद्धा था। उसने अपनी जान बचाने के लिए उन जल्लादों से भयंकर जंग की। उसने कई जल्लादों को जमीन पर गिरा दिया। तंबू में खौफनाक आवाजें आ रही थीं। इतिहासकार लिखते हैं कि सुलेमान उसी तंबू के एक गुप्त हिस्से के पीछे मौजूद था। जब जल्लाद मुस्तफा को काबू नहीं कर पा रहे थे तो सुलेमान ने गुस्से में अपना पर्दा हटाकर उन जल्लादों को अपनी आंखों से खौफनाक इशारा किया। आखिरकार कई जल्लादों ने मिलकर मुस्तफा को जमीन पर दबोच लिया और उस रेशमी डोरी ने ऑटोमन साम्राज्य के सबसे काबिल वारिस की सांसें हमेशा के लिए छीन ली। ऐतिहासिक और खुफिया तथ्य। इस दर्दनाक कत्ल का सबसे माइंड ब्लोइंग और खौफनाक सच यह है कि मुस्तफा की मौत के बाद ओटोमन साम्राज्य में साक्षात बगावत का तूफान आ गया। मुस्तफा का एक बहुत अजीज दोस्त था जो सेना का एक मशहूर कवि पोएट भी था, तास्लिक-अली याह्या। तास्लिक-अली याह्या याह्या ने मुस्तफा की मौत के दुख में एक ऐसा दर्दनाक और आग उगलने वाला गीत एलेजी लिखा जिसने पूरे साम्राज्य में रुस्तम पाशा और हुर्रेम को खुलेआम मुस्तफा का कातिल बता दिया। वो कविता सेना और जनता में इतनी तेजी से फैली कि सुलेमान को सेना की बगावत शांत करने के लिए रुस्तम पाशा को तुरंत वजीर ए आजम के पद से हटाना लाजिमी हो गया। एक अकेली कविता ने ओटोमन दरबार की नींव हिला दी थी और सुल्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया था। निष्कर्ष, जिंदा लाश और एक नया युग। मुस्तफा की लाश तंबू के बाहर एक कालीन पर रख दी गई। सुलेमान ने अपना सबसे विशाल खतरा तो खत्म कर दिया था, लेकिन उसने अपनी ही आत्मा को भी मार दिया था। सुलेमान उस दिन के बाद से कभी चैन की नींद नहीं सो सका। हुर्रेम के सपने तो पूरे हो गए थे। मुस्तफा अब रास्ते से हट चुका था, लेकिन सुलेमान अब सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह अपनी ढलती उम्र के दिन काटने वाला था और कुदरत का इंसाफ अभी बाकी था। साल 1565। रोड से बचकर निकले वो खूंखार शूरवीर नाइट्स हॉस्पिटलर अब भूमध्य सागर के एक बहुत ही छोटे और बंजर द्वीप पर अपना नया ठिकाना बना चुके थे, माल्टा। यह द्वीप आकार में बहुत छोटा था, लेकिन रणनीतिक रूप से स्ट्रेटेजिकली समंदर के बिल्कुल दिल में स्थित था। माल्टा से वो ओटोमन व्यापारिक जहाज़ों और मक्का जाने वाले बेकसूर यात्रियों पर लगातार खौफनाक हमले कर रहे थे। सुलेमान का सब्र अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसने कसम खाई कि इस बार कोई रहम नहीं होगा। माल्टा को दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। सुलेमान ने 40,000 एलीट सैनिकों और लगभग 200 विशाल जहाज़ों का एक खौफनाक हुजूम माल्टा की तरफ भेजा। इस सेना की कमान मुस्तफा पाशा और समंदर के नए शैतान तुर्गुत रीस टूगुट गाइस ड्रागुट के हाथों में थी। माल्टा के रक्षकों की कमान एक 70 साल के अत्यंत कठोर और अनुभवी योद्धा के हाथों में थी। ग्रैंड मास्टर जीन पेरिसोट डे ला वैलेट। जीन पेरिसोट डे वैलेट। ला वैलेट कोई आम इंसान नहीं था। वो रोड्स के महासंग्राम में मौजूद था और सुलेमान की हर चाल, हर खौफनाक रणनीति को बहुत अच्छी तरह समझता था। माल्टा के पास सिर्फ 6,000 सैनिक और चंद 100 शूरवीर नाइट्स थे। सुलेमान की विशाल सेना के सामने ये तादाद कुछ भी नहीं थी, लेकिन उनके पास समंदर के बीच बने हुए 3 बहुत ही अजेय और फौलादी किले मौजूद थे, सेंट एल्मो, सेंट एंजेलो और सेंट माइकल। ला वैलेट जानता था कि यह जंग सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि पूरे ईसाई यूरोप के वजूद के लिए है। मई 1565 ओटोमन सेना ने माल्टा के तटों पर अपना कब्जा जमा लिया। उनका पहला लक्ष्य था सेंट एल्मो। फोर्ट सेंट एल्मो नाम का एक बहुत ही अहम किला। ओटोमन तोपों ने दिन रात सेंट एल्मो पर आग बरसाना शुरू किया। आसमान धुएं से काला हो गया, लेकिन माल्टा के उन शूरवीरों ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। जो किला ओटोमन सेनापतियों के हिसाब से महज कुछ दिनों में फतह हो जाना था, उसने हफ्तों तक ओटोमन सेना को खून के आंसू रुला दिए। इसी घेराव के बीच ओटोमन नौसेना का सबसे खूंखार और मशहूर एडमिरल तुर्गुत रीस तोप का एक भारी गोला लगने से मारा गया।
तुर्गुत की मौत ओटोमन सेना के लिए एक बहुत विशाल और नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान था। 1 महीने के भयंकर कत्लेआम के बाद 23 जून को आखिरकार सेंट एल्मो किले का पतन हो गया। किले के अंदर मौजूद एक भी ईसाई शूरवीर जिंदा नहीं बचा। ओटोमन सेनापति मुस्तफा पाशा ने बचे हुए रक्षकों में दहशत फैलाने के लिए एक बहुत ही क्रूर चाल चली। उसने मरे हुए शूरवीरों के सिर कलम करवाए, फिर उन बिना सिर वाले जिस्मों को काट वुड के क्रॉस पर बांधकर समंदर की लहरों में बहा दिया। उसका मकसद था कि वो लाशें बहकर माल्टा के मुख्य किले तक पहुंचें और ग्रैंड मास्टर ला वैलेट उनका हश देखकर खौफ से कांप जाए और हार मान ले। लेकिन वो लाशें देखकर ला वैलेट कांपा नहीं, उसका खून खौल उठा। ला वैलेट ने इसका जो इंतकाम लिया वो हम नीचे माइंड ब्लोइंग फैक्ट में देखेंगे। घेराव को 3 महीने बीत चुके थे, गर्मियां खत्म हो रही थीं और ओटोमन सेना भयंकर बीमारियों, भूख और थकान से मर रही थी। तभी सितंबर की शुरुआत में सिसिली से एक विशाल स्पेनिश राहत सेना रिलीफ फोर्स माल्टा की मदद के लिए आ पहुंची। यह देखकर ओटोमन सेना का हौसला पूरी तरह टूट गया। उन्हें अपने जहांों में वापस भागना लाजिमी हो गया। लगभग 30,000 ओटोमन सैनिक माल्टा की उस बंजर मिट्टी में हमेशा के लिए दफन हो गए। सुलेमान की अजय सेना को समंदर में इतिहास की सबसे विशाल और शर्मनाक हार का सामना करना हुआ। भाई, माल्टा के इस खूनी घेराव का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला और माइंड ब्लोइंग सच दोनों सेनाओं की खौफनाक नफरत से संबंधित है। जब ग्रैंड मास्टर ला वैलेट ने अपने शूरवीरों की बिना सिर वाली लाशें समंदर में तैरती हुई देखी तो उसने माल्टा के मुख्य किले सेंट इंजेलो में मौजूद सभी ओटोमन बंदियों प्रिजनर्स को मौत के घाट उतारने का हुक्म दे दिया। लेकिन वो यही नहीं रुका। ला वैलेट ने उन ओटोमन बंदियों के सिर कटवाए और अपनी भारी तोपों में उन सिरों को गोलों कैनन बॉल्स की तरह भरकर ओटोमन कैंप की तरफ फायर करवा दिया। आसमान से इंसानी सिरों की बारिश हुई। इतिहास में मनोवैज्ञानिक युद्ध साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इससे खौफनाक और बर्बर नजारा आज तक कहीं दर्ज नहीं है। माल्टा की हार ने यूरोप को यह खामोश पैगाम दे दिया कि ओटोमन साम्राज्य को समंदर में हराया जा सकता है। सुलेमान के गुरूर को एक बहुत गहरा जख्म लगा था, लेकिन सुलेमान के लिए सबसे विशाल हार समंदर में नहीं बल्कि उसके अपने टोपकापी महल में इंतजार कर रही थी। एक ऐसी हार जो उसके दिल की धड़कन हमेशा के लिए छीन लेने वाली थी। वो इंसान जिसके लिए सुलेमान ने पूरी दुनिया को ठुकरा दिया था, अब वो इंसान इस दुनिया से जाने वाली थी। साल 1558। माल्टा की खौफनाक हार के जख्म अभी पूरी तरह भरे भी नहीं थे। सुलेमान की उम्र अब 64 साल हो चुकी थी, लेकिन सुलेमान के लिए असली हार समंदर में नहीं बल्कि इस्तांबुल के हरम में इंतजार कर रही थी। हुर्रेम सुल्तान, वो औरत जिसने एक रूथेनियन गुलाम से दुनिया की सबसे ताकतवर मलिका तक का सफर तय किया था, अब एक बहुत ही रहस्यमयी और जानलेवा बीमारी का शिकार हो चुकी थी। कुछ इतिहासकार इसे मलेरिया या किसी तरह का भयंकर इन्फेक्शन बताते हैं। सुलेमान, जिसके एक इशारे पर लाखों सैनिक अपनी जान देने को तैयार रहते थे, वो दुनिया का सबसे अमीर और खूंखार सुल्तान, आज अपनी मलिका के बिस्तर के पास बिल्कुल बेबस था। उसने साम्राज्य के सबसे काबिल हकीमों, डॉक्टर्स को बुलवाया, लेकिन कोई भी दवा हुर्रेम को बचा नहीं सकी। अप्रैल का महीना आ गया था। हुर्रेम का शरीर अब बिल्कुल कमजोर हो चुका था। वो सुल्तान जिसने यूरोप के राजाओं को अपने कदमों में झुकाया था, आज अपनी मलिका के हाथों को थामे हुए घुटनों के बल बैठा था। हुर्रेम ने सुलेमान की आंखों में देखा, वो चुलबुली हंसी जिसने पहली बार सुल्तान का दिल चुराया था और जो हरम की दीवारों में गूंजती थी, आज हमेशा के लिए खामोश होने वाली थी। सुलेमान के आंसुओं के बीच 15 अप्रैल 1558 को ओटोमन साम्राज्य की सबसे ताकतवर औरत ने सुलेमान के हाथों में अपनी आखिरी सांस ली। सुलेमान का दिल हमेशा के लिए खंडित हो गया। हुर्रेम की मौत ने सुलेमान की रूह को तबाह कर दिया। सुल्तान ने खुद को दुनिया से बिल्कुल अलग कर लिया। टोपकापी महल, जो कभी संगीत, शानदार दावतों और खुशियों का केंद्र हुआ करता था, वहां एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। सुलेमान ने पूरे साम्राज्य में संगीत बजाने पर सख्त पाबंदी लगा दी।
उसने अपने शानदार और रंगीन रेशमी वस्त्र हमेशा के लिए त्याग दिए। सुलेमान अब किसी से बात नहीं करता था। वो हफ्तों तक अपने कमरे के अंधेरे में अकेला बैठा रहता। ओटोमन साम्राज्य का सूरज अब पूरी तरह ढलने लगा था। सुलेमान ने अपने सबसे महान वास्तुकार आर्किटेक्ट मीमार सिनान को हुक्म दिया कि हुर्रेम के लिए एक ऐसा मकबरा टूम बनाया जाए जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं ना हो। इस्तांबुल की सबसे विशाल और खूबसूरत सुलेमानिया मस्जिद के आंगन में हुर्रेम को पूरे शाही सम्मान के साथ दफन किया गया। सुलेमान कई दिनों तक उस कब्र के पास अकेला बैठा रहता था। उसने सिनान को यह भी हुक्म दिया कि जब सुलेमान की मौत हो तो उसे भी बिल्कुल हुर्रेम के पहलू में ही दफन किया जाए, ताकि मौत के बाद भी वो दोनों कभी अलग ना हो। ऐतिहासिक और खुफिया तथ्य। हुर्रेम की मौत का सबसे रुला देने वाला और माइंड ब्लोइंग सच सुलेमान की कविताओं से संबंधित है। क्या तुम जानते हो कि हुर्रेम की मौत के बाद सुलेमान ने अपनी बची हुई जिंदगी के 8 साल सिर्फ काले और सादे वस्त्रों में बिताए। उसने सोने और चांदी के बर्तन इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। सुलेमान मुहिब्बी जिसका मतलब होता है प्रेमी के नाम से कविताएं लिखता था। हुर्रेम के जाने के बाद उसने इतने दर्दनाक और जज्बाती खत लिखे जो आज भी तुर्की के साहित्य लिटरेचर की सबसे महान रचनाएं मानी जाती हैं। एक कविता में उसने लिखा था, मेरे आसमान का सूरज हमेशा के लिए डूब गया है, अब मेरे पास सिर्फ ये सर्द हवाएं और मौत का इंतजार बाकी है। दुनिया को कंपाने वाला वो खूंखार सुल्तान अपनी मलिका के जाने के बाद साक्षात एक सूफी फकीर बन गया था। सुलेमान तो जिंदा लाश बन चुका था, लेकिन ओटोमन साम्राज्य की सियासत में एक बहुत खौफनाक भूचाल आने वाला था। हुर्रेम हमेशा अपने 2 बेटों सलीम और बायजिद के बीच एक ढाल बनकर मौजूद रहती थी। वो दोनों भाई एक दूसरे से भयंकर नफरत करते थे, लेकिन अपनी मां के खौफ से कभी अपनी शमशीर नहीं निकालते थे। अब वो मां इस दुनिया में नहीं थी। सत्ता की वो खूनी प्यास जिसने मुस्तफा की जान ली थी, अब सगे भाइयों को एक दूसरे का खून पीने पर मजबूर करने वाली थी। साल 1558। हुर्रेम सुल्तान की मौत के साथ ही ओटोमन साम्राज्य के तख्त के लिए सबसे खौफनाक बिसात बिछ चुकी थी। मुस्तफा के जाने के बाद अब हुर्रेम के सिर्फ 2 बेटे जिंदा बचे थे, राजकुमार सलीम और राजकुमार बायजिद। सलीम स्वभाव से बहुत सुस्त था और शराब का दीवाना था, इसलिए सेना उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। दूसरी तरफ बायजिद बिल्कुल अपने पिता सुलेमान जैसा एक खूंखार योद्धा और निडर सेनापति था। ओटोमन सेना और जनता बायजिद को अपना अगला सुल्तान मान चुकी थी। जब तक हुर्रेम जिंदा थी, उसने इन दोनों भाइयों के बीच तलवारें नहीं खींचने दी, लेकिन अब वो मां इस दुनिया में नहीं थी। दोनों भाई जानते थे कि सुलेमान की आंखें बंद होते ही जो भाई हारेगा, उसकी और उसके बच्चों की गर्दन पर जल्लाद की शमशीर होगी। सुलेमान अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में था। उसे इन दोनों भाइयों की नफरत का एहसास हो चुका था। गृह युद्ध को रोकने के लिए सुलेमान ने एक फैसला लिया। उसने दोनों बेटों को इस्तांबुल से बहुत दूर अलग अलग सूबों प्रोविंसेस का गवर्नर बनाकर भेज दिया। सलीम को कोन्या भेजा गया, जो राजधानी के काफी करीब था, लेकिन बायजिद को सुलेमान ने अमास्या भेज दिया। अमास्या ओटोमन इतिहास का वो मनहूस शहर था जहां से मुस्तफा अपनी मौत के सफर पर निकला था। बायजिद को लगा कि उसके पिता ने भी उसकी मौत का फैसला सुना दिया है और वो सलीम को अगला सुल्तान बनाना चाहते हैं। बायजिद का खून खौल उठा। उसने अपने पिता का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और अपनी एक बहुत विशाल सेना तैयार करना शुरू कर दिया। मई 1559 बायजिद ने अपनी विशाल सेना के साथ अपने भाई सलीम पर सीधा हमला कर दिया। दोनों भाइयों की सेनाएं कोन्या के मैदान में आमने सामने थीं। बायजिद एक बहुत ही महान योद्धा था। उसकी सेना सलीम के सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट रही थी। सलीम की हार बिल्कुल तय लग रही थी, लेकिन तभी मैदान में एक ऐसा खौफनाक नजारा सामने आया जिसने बायजिद के हौसले पस्त कर दिए। सुलेमान ने अपने अजीज वजीरों और अपनी सबसे अजेज जेनिसरी सेना को भारी तोपों के साथ सलीम की मदद के लिए भेज दिया था।
बाप ने अपने एक बेटे के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। सुलेमान की तोपों के आगे बायजिद की सेना टिक नहीं सकी। अपने ही पिता की तोपों से हारने के बाद बायजिद को मैदान से अपनी जान बचाकर भागना लाजिमी हो गया। हारने के बाद बायजिद के पास ओटोमन साम्राज्य में छुपने की कोई जगह नहीं बची थी। अपनी और अपने 4 मासूम बेटों की जान बचाने के लिए बायजिद ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सुलेमान को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया। बायजिद अपने बेटों और बचे हुए वफादार सैनिकों के साथ भागकर सीधा ओटोमन साम्राज्य के सबसे विशाल दुश्मन सफाविद साम्राज्य ईरान की तरफ चला गया। ईरान के शाह तहमास्प ने बायजिद का बहुत शानदार इस्तकबाल किया। शाह तहमास्प को मालूम था कि ओटोमन साम्राज्य का यह बागी राजकुमार उसके लिए एक बहुत ही कीमती मोहरा है जिससे वो सुलेमान को अपने इशारों पर नचा सकता है। सुलेमान का उत्साह 7वें आसमान पर था। उसका अपना खून उसके सबसे विशाल दुश्मन के तंबू में पनाह ले चुका था। सुलेमान ने शाह तहमास्प को खत लिखे। सालों तक कूटनीति, डिप्लोमेसी का खेल चलता रहा। सुलेमान ने शाह को धमकी दी कि अगर बायजिद को वापस नहीं किया गया तो वो ईरान को राख में मिला देगा। आखिरकार शाह तहमास्प सोने के लालच में बिक गया। सुलेमान ने शाह को 4 लाख सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स और कई बेशकीमती इलाके इनाम में दिए। सितंबर 1561 ओटोमन महल के खामोश जल्लाद ईरान के शहर काजवीन पहुंचे। शाह ने बायजिद को उन जल्लादों के हवाले कर दिया। बायजिद ने कोई रहम की भीख नहीं मांगी। वो एक योद्धा की तरह अपनी मौत के सामने मौजूद रहा। जल्लादों ने रेशमी डोरी से बायजिद का गला कस दिया। एक और वारिस अपने ही पिता के हुक्म से मौत की नींद सो गया। ऐतिहासिक और खुफिया तथ्य। इस दर्दनाक बगावत का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला और खौफनाक सच बायजिद के मासूम बच्चों से संबंधित है। ओटोमन कानून भ्रातृहत्या, लॉ ऑफ फ्रैट्रिसाइड, इतना बेरहम था कि वो सगे खून की किसी भी नई कॉम्पल स्प्राउट को जिंदा नहीं रहने देता था। सुलेमान ने सिर्फ बायजिद का ही कत्ल नहीं करवाया, बल्कि उसने हुक्म दिया कि भविष्य में कोई बगावत न हो, इसलिए बायजिद के 4 मासूम बेटों को भी उनके पिता के साथ ही फांसी दे दी जाए। और सबसे खौफनाक बात, बायजिद का एक 5वां बेटा भी था जो सिर्फ 3 साल का मासूम बच्चा था और वो अपनी मां के साथ बरसा शहर में था। सुलेमान ने एक विशेष जल्लाद सिर्फ उस 3 साल के मासूम की सांसें रोकने के लिए बरसा भेजा। तख्त की सुरक्षा के लिए एक दादा ने अपने ही 5 बेकसूर पोतों ग्रैंडसन्स को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। मुस्तफा और बायजिद सुलेमान के सबसे खूंखार और काबिल बेटे अब कब्र में दफन थे। ओटोमन साम्राज्य का तख्त अब पूरी तरह से सुरक्षित था, लेकिन यह तख्त अब उस बेटे सलीम के हिस्से में आया था, जो सिर्फ शराब और आराम में डूबा रहता था। सुलेमान अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसके महल की दीवारें उसके अपनों के खून से सनी थीं। लेकिन इस भयंकर कत्लेआम और मौत के तांडव के बीच इस्तांबुल की जमीन पर एक ऐसा इंसान अपने फन का जादू बिखेर रहा था, जिसने अपनी कला से ओटोमन साम्राज्य को अमर कर दिया। साल 1490 के आस-पास एनाटोलिया के कायसेरी इलाके में एक मसीही परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम जोसेफ था। ओटोमन साम्राज्य की एक बहुत सख्त प्रथा थी देवशिर में। इसके तहत मसीही बच्चों को सुल्तान की सेना के लिए इस्तांबुल लाया जाता था। उस बच्चे को भी इस्तांबुल लाया गया। उसने इस्लाम कबूल किया और उसका नाम सिनान रखा गया। सिनान कोई आम सिपाही नहीं था। उसने सुलेमान की सबसे खूंखार सेना जनिसरी में एक सैन्य इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू किया। वो बेलग्रेड, रोड्स और मोहाच के महासंग्राम में सुलेमान के साथ था। वो जंग के बीचों बीच नदियों पर रातों रात अजेय पुल बनाता और खौफनाक किले तैयार करता था। सिनान की इस बेमिसाल अक्ल को देखकर सुलेमान बहुत प्रभावित हुआ। सुलेमान जान चुका था कि यह इंसान सिर्फ तबाही का सामान नहीं, बल्कि निर्माण का साक्षात चमत्कार है। साल 1538 सुलेमान ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया। उसने सिनान को जंग के मैदान से वापस बुलाया
और उसे पूरे ओटोमन साम्राज्य का मुख्य वास्तुकार, चीफ आर्किटेक्ट मीमार बाशी नियुक्त कर दिया। सिनान ने अपनी तलवार हमेशा के लिए म्यान में रख दी और अपने हाथों में परकार और नक्शे थाम लिए। एक फौजी इंजीनियर अब दुनिया का सबसे महान वास्तुकार बनने वाला था। सुलेमान चाहता था कि इस्तांबुल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक ऐसी मस्जिद बनाई जाए जो साक्षात आसमान से बातें करे। एक ऐसी इमारत जो प्राचीन बीजांटिन साम्राज्य की मशहूर हागिया सोफिया को भी मात दे दे। सिनान ने सुलेमानिये मस्जिद, सुलेमानिये मॉस्क का निर्माण शुरू किया। यह सिर्फ एक मस्जिद नहीं थी, बल्कि एक पूरा शहर था। इसके अंदर अस्पताल, मदरसे और गरीबों के लिए लंगर, सूप किचन्स मौजूद थे। सिनान ने इस मस्जिद के गुंबद, डोम को इतना विशाल और ऊंचा बनाया कि उसे देखकर लगता था जैसे वो बिना किसी सहारे के हवा में तैर रहा हो। 7 साल की अथक मेहनत के बाद जब यह मस्जिद बनकर तैयार हुई तो सुलेमान भी उस असीम खूबसूरती को देखकर निःशब्द रह गया। इस्तांबुल एक ऐसे इलाके में बसा था जहां बहुत भयंकर भूकंप, अर्थक्वेक्स आते थे। विशाल से विशाल इमारतें ताश के पत्तों की तरह जमीन पर गिरकर नष्ट हो जाती थीं। लेकिन सिनान का दिमाग भविष्य को देख सकता था। उसने सुलेमानिये मस्जिद की बुनियाद, फाउंडेशन को जमीन के नीचे इस तरह से डिजाइन किया कि वो किसी सख्त पत्थर की तरह नहीं, बल्कि पानी पर तैरते हुए जहाज की तरह झटके सह सके। सिनान ने मस्जिद के पत्थरों को पिघले हुए शीशे, लेड से आपस में बांध दिया था ताकि वे एक दूसरे से खिसके नहीं। सदियां बीत गई। इस्तांबुल में कई भयंकर भूकंप आए, लेकिन सिनान की बनाई हुई सुलेमानिये मस्जिद पर एक खरोंच तक नहीं आई। सिनान ने ओटोमन साम्राज्य के 3 महान सुल्तानों सुलेमान, सलीम द्वितीय और मुराद तृतीय के लिए काम किया। उसने अपनी जिंदगी में 300 से अधिक शानदार इमारतों का निर्माण किया। जब सिनान अपनी उम्र के 80वें साल में था, तब उसने अपने जीवन का सबसे महान चमत्कार सेलिमिये मस्जिद, सेलिमिये मॉस्क बनाया। सिनान को लगभग 100 साल की उम्र नसीब हुई। उसने सुलेमान के पूरे परिवार का उदय और पतन अपनी आंखों से देखा। ओटोमन साम्राज्य के इतिहास में अगर कोई सुलेमान से भी अधिक अमर हुआ है तो वो मीमार सिनान के तराशे हुए पत्थर हैं। मीमार सिनान की इंजीनियरिंग का सबसे माइंड ब्लोइंग और रहस्यमयी सच सुलेमानिये मस्जिद के गुंबद में छुपा है। सिनान चाहता था कि मस्जिद के अंदर इमाम, प्रीस्ट की आवाज बिना किसी माइक के बिल्कुल आखिरी कोने तक एकदम साफ पहुंचे। इस जादुई आवाज अकूस्टिक्स को हासिल करने के लिए सिनान ने गुंबद के अंदर 65 खोखले मिट्टी के मटके, हॉलो क्ले जग्स उल्टे करके चिनवा दिए थे। ये मटके आवाज को गूंजने से रोकते थे और उसे पूरे हॉल में बराबर फैलाते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, मस्जिद के अंदर कीट पतंगों को जाले, वेब्स बनाने से रोकने के लिए सिनान ने झूमरों, चैंडलियर्स के बीच शुतुरमुर्ग के अंडे, ऑस्ट्रिच एग्स रखवा दिए थे। उन अंडों से निकलने वाली एक खास महक उन जाल बनाने वाले जीवों को मस्जिद से हमेशा के लिए दूर रखती थी। आज का विज्ञान भी 16वीं सदी के इस जादुई दिमाग को देखकर अपना सिर झुकाता है। सिनान ने अपनी कला से सुलेमान को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया था। सुलेमान के महल खून से स्ने थे, लेकिन उसके साम्राज्य की इमारतें आसमान चूम रही थीं। लेकिन सुलेमान एक फौजी सुल्तान था। हुर्रेम के जाने के बाद और अपने बेटों का खून बहाने के बाद सुलेमान के पास सुकून नहीं था। 71 साल की उम्र में जब उसके शरीर में कई भयंकर बीमारियां घर कर चुकी थीं, सुलेमान ने तय किया कि वो अपनी आखिरी सांस रेशमी बिस्तरों पर नहीं बल्कि जंग के मैदान में लेगा। मई 1566 इस्तांबुल से ओटोमन सेना का एक ऐसा खौफनाक हुजूम निकला जिसे देखकर पूरी दुनिया कांप उठी। इस सेना में 1 लाख से अधिक एलीट सैनिक और 300 विशाल तोपें मौजूद थीं। इस हुजूम के बिल्कुल बीचों बीच सुलेमान का शाही रथ कैरिज चल रहा था। सुलेमान के शरीर में इतना कष्ट था कि वो अश्व पर सवार नहीं हो सकता था, लेकिन उसका गुरूर अब भी किसी आसमान से कम नहीं था। जब भी ओटोमन सेना किसी शहर से गुजरती
तो सुलेमान अपने रथ से बाहर आता और एक शानदार सफेद अश्व पर सवार होकर जनता के सामने से निकलता। वो अपने चेहरे पर सफेद लेप मेकअप लगाता था ताकि कोई उसकी कमजोरी और बीमारी का अंदाजा ना लगा सके। वो दुनिया को यह पैगाम दे रहा था कि शेर चाहे कितना भी बुजुर्ग हो जाए, वो शिकार करना कभी नहीं भूलता। सुलेमान का लक्ष्य वियना था, लेकिन रास्ते में एक ऐसा किला मौजूद था जिसे जीते बिना आगे जाना नामुमकिन था। यह किला हंगरी का सिगेटवार था। सिगेटवार कोई आम शहर नहीं था। यह एक बहुत विशाल दलदल, स्वैम्प और गहरी झीलों के बिल्कुल बीच में बना हुआ 3 हिस्सों का एक अभेद्य किला था। इस किले की सुरक्षा की कमान क्रोएशिया के एक बहुत ही खूंखार और निडर सेनापति के हाथों में थी, निकोलस जरिंस्की। जरिंस्की के पास सिर्फ 2300 सैनिक मौजूद थे। उसे मालूम था कि 1,00,000 ओटोमन सैनिकों के सामने उसकी जीत नामुमकिन है, लेकिन उसने अपने सैनिकों के साथ कसम खाई थी कि वो आखिरी सांस तक सुलेमान को इस दलदल से आगे नहीं जाने देगा। अगस्त का महीना आ गया। गर्मी इतनी भयंकर थी कि दलदल का पानी उबलने लगा था। ओटोमन तोपों ने सिगेटवार की दीवारों पर आग की बारिश शुरू कर दी। जरिंस्की के सैनिक एक इंच जमीन के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे थे। सुलेमान ने जरिंस्की के पास पैगाम भेजा, मेरे सामने घुटने टेक दो, मैं तुम्हें पूरे क्रोएशिया का शासक बना दूंगा। लेकिन जरिंस्की ने इस शाही पैगाम को ठुकरा दिया। ओटोमन सेना ने दलदल को पाटने की कोशिश की, लेकिन जरिंस्की के सैनिकों ने उन पर इतना खौफनाक हमला किया कि सिगेटवार का वो दलदल ओटोमन सैनिकों के खून से लाल हो गया। घेराव को 1 महीना बीत चुका था। 5 सितंबर 1566। सिगेटवार की दीवारें अब पूरी तरह नष्ट हो चुकी थीं। जीत बस कुछ ही पलों की दूरी पर थी। लेकिन सुलेमान के शाही तंबू के अंदर एक बहुत खामोश और दर्दनाक जंग चल रही थी। सुलेमान की सांसें उखड़ने लगी थीं। उम्र, बीमारी और सफर की थकान ने इस महान सुल्तान के शरीर को पूरी तरह खोखला कर दिया था। 6 सितंबर की सुबह होने से ठीक पहले उस शाही तंबू के खामोश अंधेरे में 46 साल तक पूरी दुनिया पर राज करने वाले साक्षात सुलेमान द मैग्निफिसेंट ने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लीं। सुल्तान की मौत हो चुकी थी, लेकिन तभी ओटोमन साम्राज्य के सबसे अक्लमंद वजीर आजम सोकोल्लू मेहमेद पाशा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। सोकोल्लू जानता था कि अगर सेना को सुल्तान की मौत का पता चला तो वो तुरंत जंग का मैदान बेसहारा त्याग देगी और बगावत कर देगी। जीत बस सामने थी। सोकोल्लू ने सुल्तान की मौत का राज पूरी सेना से खामोशी से छुपा लिया। सुल्तान के नाम पर अगले ही दिन 7 सितंबर को ओटोमन सेना ने अपना अंतिम और सबसे खौफनाक हमला किया। जरिंस्की जानता था कि अब उसका अंत निश्चित है। उसने अपने बचे हुए 600 सैनिकों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपने सबसे शानदार वस्त्र पहने, अपनी शमशीरें हवा में उठाईं और किले के दरवाजे खोलकर ओटोमन सेना के हुजूम पर साक्षात मौत बनकर टूट पड़े। जरिंस्की के सीने में ओटोमन गोलियां लगीं और वो जमीन पर गिरकर शहीद हो गया। सिगेटवार फतह हो चुका था। वजीर सोकोल्लू ने सुलेमान के तंबू से एक फर्जी फरमान भिजवाया जिसमें सेना को जीत की बधाई दी गई थी। पूरी सेना सुल्तान के नाम के जयकारे लगा रही थी। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनका सुल्तान एक दिन पहले ही इस दुनिया से विदा ले चुका है। सुलेमान की इस मौत का सबसे खौफनाक और माइंड ब्लोइंग सच उसके शरीर के दफन होने से संबंधित है। चूंकि वजीर सोकोल्लू को सुल्तान की मौत का राज 48 दिनों तक छुपा कर रखना था ताकि नया सुल्तान सलीम द्वितीय सुरक्षित इस्तांबुल पहुंच सके। इसीलिए सोकोल्लू ने सुलेमान की लाश को सुरक्षित एम्बाम करने का हुक्म दिया। सड़ने से बचाने के लिए सुलेमान के शरीर से उसका दिल और बाकी अंदरूनी अंग निकालकर एक सोने के बर्तन में रखे गए और उन्हें उसी रात सिगेटवार के शाही तंबू के ठीक नीचे जमीन में दफन कर दिया गया। हाँ भाई, सुलेमान का शरीर इस्तांबुल की सुलेमानिये मस्जिद में दफन है, लेकिन उस महान सुल्तान का असली दिल आज भी हंगरी के उसी सिगेटवार के दलदल में कहीं दफन है। उस जगह को आज तुर्बेक कहा जाता है, जहां 2015 में पुरातत्वविदों आर्कियोलॉजिस्ट ने उस रहस्यमयी मकबरे के असली अवशेष खोज निकाले थे। सिगेटवार जीत लिया गया था, लेकिन ओटोमन साम्राज्य ने अपनी सबसे विशाल रूह खो दी थी। सोकोल्लू ने सुलेमान की लाश को
रथ में ऐसे बिठाया जैसे वो जिंदा हो। 48 दिनों तक यह खौफनाक राज छुपा रहा। जब आखिरकार सेना को सच का पता चला तो पूरे साम्राज्य में एक ऐसा विलाप गूंजा जिसने आसमान को भी रुला दिया। अब इस 19 चैप्टर वाले महाकाव्य का अंतिम और सबसे रहस्यमयी अध्याय बाकी है। सिगेटवार का वो खूनी दलदल अब ऑटोमन सेना के कब्जे में था। जंग जीत ली गई थी, लेकिन वीर आम सोकोल्लू महमेद पाशा के कंधों पर दुनिया का सबसे भारी बोझ मौजूद था। सुलेमान की मौत हो चुकी थी, लेकिन नया सुल्तान सलीम द्वितीय इस्तांबुल से बहुत दूर था। अगर सेना को सच मालूम हो जाता तो वो बगावत कर देते और लूटपाट मचा देते। सोकोल्लू ने सुल्तान की लाश को सुरक्षित एम्बाम करवाकर उसे वापस इस्तांबुल ले जाने का फैसला किया। सुलेमान के जिस्म को उसके शाही रथ के अंदर इस तरह बिठाया गया जैसे वो अब भी इंदा हो और आराम कर रहा हो। सोकोल्लू खुद उस रथ के पास मौजूद रहता था। वो सुल्तान के नाम से फर्जी फेक खत लिखवाता था और उन्हें सेना को सुनाता था। सुल्तान के खाने की थालियां बिल्कुल वैसे ही रथ के अंदर जाती थीं और खाली होकर बाहर आती थीं। यह खौफनाक धोखा 1 या 2 दिन नहीं, पूरे 48 दिनों तक चलता रहा। एक मृत सुल्तान 48 दिनों तक अपनी सेना पर राज करता रहा। 48 दिनों के उस खामोश सफर के बाद ओटोमन सेना बेलग्रेड के मैदान तक पहुंच गई। अब नया सुल्तान सलीम द्वितीय सुरक्षित तरीके से सत्ता अपने हाथों में लेने के लिए पहुंच चुका था। सोकोल्लू महमेद पाशा ने आयरकार सेना को एक जगह जमा किया और कुरान की आयतें वर्सेस पनी शुरू की। जैसे ही सोकोल्लू की आंखों से आंसू गिरे, पूरी सेना समझ गई कि उनका वो सुल्तान जिसने 46 सालों तक उनके साथ हर जंग में हिस्सा लिया था, अब इस दुनिया में नहीं है। इतिहासकार लिखते हैं कि उस दिन बेलग्रेड के मैदान में 1 लाख से अधिक खूंखार ओटोमन सैनिक मीन पर घुटने टेक कर बच्चों की तरह विलाप करने लगे। उनके रोने की आवाज़ें इतनी तेज थीं कि आसमान भी खौफदा हो गया। वो सिर्फ एक शासक के लिए नहीं रो रहे थे, वो अपने साक्षात पिता के लिए रो रहे थे। सुलेमान का जनाह इस्तांबुल लाया गया। उसे मीमार सिनान की बनाई हुई उसी सुलेमानिया मस्जिद में उसकी सबसे अगी हुर्रेम सुल्तान के बिल्कुल पास दफन किया गया। सुलेमान अपने पीछे एक ऐसा साम्राज्य छो गया था जिसकी मिसाल दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। जब सुलेमान 26 साल की उम्र में तख्त पर बैठा था तब ओटोमन साम्राज्य विशाल था, लेकिन जब वो 71 साल का होकर इस दुनिया से विदा हुआ तो उसका साम्राज्य यूरोप के ऑस्ट्रिया से लेकर अफ्रीका के मिस्र तक और समंदर के अल्जीयर से लेकर पूरब में फारस पर्शिया की सीमाओं तक फैल चुका था। उसके हुक्म के नीचे 2 करोड़ 50 लाख से अधिक लोग सांस लेते थे। वो 3 विशाल महाद्वीपों यूरोप, एशिया और अफ्रीका और 2 अथाह समंदरों भूमध्य और लाल सागर का साक्षात बादशाह था। सुलेमान को यूरोप के लोग द मैग्निफिसेंट महान कहते थे, लेकिन ओटोमन जनता उसे कानूनी द लॉगिवर कहती थी। सुलेमान की असली अमर विरासत उसकी जंग नहीं बल्कि उसके बनाए हुए कानून थे। उसने ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों के लिए इतने निष्पक्ष, फेयर और सख्त कानून बनाए जो अगले 300 सालों तक ओटोमन साम्राज्य की बुनियाद बने रहे। उसने शिक्षा, एजुकेशन को बढ़ावा दिया, मदरसे खुलवाए और भ्रष्टाचार, करप्शन करने वाले अपने सबसे गास वीरों को भी मौत की सादी। उसके दौर में कला, कविता और वास्तुकला, आर्किटेक्चर अपने सबसे सुनहरे शिखर पर पहुंच गई थी। ओटोमन साम्राज्य का यह स्वर्ण युग, गोल्डन एज, सुलेमान के ही नाम से इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। इस महाकाव्य का सबसे आगरी और रहस्यमयी, माइंड ब्लोइंग सच सुलेमान के जीवन से जूहे अंक 10, नंबर 10 के तिलिस्म मिस्टिसिज्म का है। ओटोमन और इस्लामी इतिहास में 10 का अंक बहुत ही मुकद्दस, पवित्र माना जाता है। जैसे इस्लाम में स्वर्ग की गवाही पाने वाले 10 भाग्यशाली साथी, सुलेमान के साथ यह 10 का तिलिस्म इतना सटीक था कि उस दौर के लोग उसे साक्षात ईश्वर का भेजा हुआ मसीहा मानते थे। सुलेमान ओटोमन साम्राज्य का बिल्कुल 10वां सुल्तान था। उसका जन्म हिजरी कैलेंडर की बिल्कुल 10वीं सदी के आगा में हुआ था।
उसने अपने पूरे जीवन में इस्लाम के पवित्र शहरों को सुरक्षित करते हुए दुनिया के 10 महानतम शहरों को फतेह किया था और उसके शासनकाल में सबसे महान और काबिल 10 वीर आम मौजूद थे जिन्होंने उस साम्राज्य को अमर बनाया। 10 के इस रहस्यमयी संयोग ने सुलेमान को इतिहास का सबसे मुकम्मल परफेक्ट शासक बना दिया। सुलेमान के दंड होने के साथ ही ओटोमन साम्राज्य का वो सुनहरा सूरज हमेशा के लिए ढल गया। तत्पर अब उसका बेटा सलीम द्वितीय था, जिसे इतिहास में सलीम द ड्रंकर्ड, शराबी सलीम कहा जाता है। सुलेमान के बाद ओटोमन साम्राज्य ने कई सदियों तक हुकूमत की, लेकिन फिर कभी उन्हें सुलेमान द मैग्निफिसेंट जैसा कोई दूसरा सुल्तान नसीब नहीं हुआ। इब्राहिम का गुरूर, हुर्रेम की साजिशें, मुस्तगा का बेकसूर खून और मीमार सिनान के तराशे हुए वो अमर पत्थर। ओटोमन इतिहास का यह महाकाव्य इस्तांबुल की हवाओं में आज भी एक खामोश राग की तरह गूंजता है। सुल्तान सुलेमान की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इतिहास कभी सोता नहीं। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो सच में आप सिर्फ व्यूअर नहीं, एक सच्चे हिस्ट्री लवर हैं। आप जैसे लोगों के लिए ही हम ऐसी कहानियां लाते हैं, तो जाते जाते अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज करवा देना। कमेंट में हिस्ट्री लवर लिखकर बताओ और साथ में अपनी राय भी जरूर शेयर करना।